अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई हमारे घरों में एक रिश्ता ऐसा होता है जो हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ होता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, जिसकी नाराज़ी तो हम बिल्कुल भी मोल नहीं लेना चाहते। और ये रिश्ता जो है ना, ये ना ही तो आपकी अम्मा का है और ना ही आपके अब्बा का है। ये वो रिश्ता है कि घर में जब कोई बड़ा काम होने जा रहा होता है, जब घर में किसी का रिश्ता होने जा रहा होता है, तो इस रिश्ते की आप राय ज़रूर लेते हैं। घर में कोई नई चीज़ करने जा रहे हों, घर में कुछ कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हों, कोई छोटे मोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हों, या कोई बड़ा डिसीजन आपको लग रहा हो कि घर में ये बड़ा डिसीजन था, ये लेना हो, तो आप इस शख्स की राय ज़रूर लेते हैं। ये वो रिश्ता है, ये वो शख्स है आपके ख़ानदान का कि जिसको आप व्हाट्सएप पे कोई अच्छी या बुरी खबर मैसेज नहीं कर सकते। भाई आपको इसको सबसे पहले कॉल करनी है। ये वो रिश्ता है कि जब ये आपके घर आएगा तो घर में जो सबसे बेहतरीन शरबत आपने इसको वो सर्व करना है, और आपने घर में जो सबसे बेहतरीन खाना अगर नहीं होगा तो आपने तैयार करना है, आपने इसको वो सर्व करना है। क्योंकि जो ये रिश्ता है, ये है जनाब आपके दामाद का रिश्ता। वो एक ड्रामा आया था ना, उसका डायलॉग था कि आफ्टर ऑल आई एम दामाद भाई, कि मतलब सारे नाज और नखरे इन हजरत को उठाए जाते हैं। और भाई क्यों ना उठाई जाए, इनको फूल जैसी बेटी दी होती है, और ये फूल जैसी बेटी को अगर फूल की तरह रखे भी तो भाई उनकी तो नखरे उठाने बनते ही हैं। लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा है कि जो बेटियों वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट भी हो जाते हैं। बड़ा डर लगता है कि भाई अगर इनकी नाराज़ी हमने मोल ली तो फिर हमारी बेटी की खैर नहीं। और ये जब घर आ जाए तो घर वालों पे एक अलग से टेरर से तारी हो जाता है कि भाई इनको ठंडा जो है वो टाइम पे देना है, इनकी जो चाय है वो ठंडी ना हो जाए, चाय के साथ बिस्किट ज़रूर देने हैं, इनकी जो रोटी है वो अच्छी पकी हुई होनी चाहिए, इनका साल इनके आगे प्लेट बर्तन की बस हर चीज़ इनके आगे पीछे होनी चाहिए। क्योंकि ज़रा सी चीज़ में ऊपर नीचे कोई चीज़ हो गई तो भाई इनका मूड ऑफ हो जाएगा, और इनका मूड ऑफ होने का मतलब है कि हमारी बेटी जो है ना फिर वो अपने ससुराल में सुखी नहीं रहेगी। इसलिए एक इस हस्ती को खुश रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है। कहीं कहीं तो दामाद बहुत अच्छे होते हैं, वो बेटों से ज़्यादा बढ़ के अपना किरदार अदा करते हैं। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो दामाद होते हैं वो जस्ट बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा हम इनके नखरे भी उठाते हैं, उनको सर पर उठा के रखते हैं, इनको ताज बना के रखते हैं, तो फिर उनको लग रहा होता है कि भाई हम तो वाकई को बहुत बड़ी चीज़ हैं, होता है ना। फिर उनकी डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा होती है, फिर डिमांड्स पूरी ना की जाए तो घर वाले काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में भी पड़ जाते हैं। तो ये जो हमारे दामाद भाई हैं, तो आज इसके हवाले से हम करेंगे शो कि क्या वाकई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और क्या वाकई जो हम बहुत ज़्यादा नखरे उठाते हैं और टू मच। देखिए इज़्ज़त तो हर एक को देनी चाहिए, वो घर का छोटा बच्चा उसको भी आपने इज़्ज़त देनी है, घर का बड़ा शख्स उसको भी आपने इज़्ज़त देनी है। तो कोई भी रिश्ता आपका इज़्ज़त के बगैर खाली नहीं है। लेकिन क्या टू मच इज़्ज़त देना भी आपको लगता है कि इट्स अ हेल्दी थिंग? आपको नहीं लगता कि ये भी कहीं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी हो सकता है? और कभी कभी टू मच इज़्ज़त किसी एक दामाद को देने से दूसरे दामाद के दिल में कोई कॉम्पिटिशन भी पैदा हो सकता है, होता है, हमने देखा भी है। और जनाब इसी हवाले से शो में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर वजाहत खान, हमारे साथ मौजूद है फातिमा आगा जो कि स्पिरिचुअल लाइफ कोच हैं, शाज़िर रहमान मैच मेकर हैं, और हमारे साथ शबनम और साहिबा मौजूद हैं, एडवोकेट हैं। आप चारों मेहमानों को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले तो वैसे मेरा सवाल ये, मैं शाज़िर आपसे शुरू करूँगी क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा होने वाले दामादों को जो है वो उनकी असर मंजिल तक पहुँचा रही होती है के बाद के मसले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे ये बताएं, ये इतना लाडला क्यों होता है ये दामाद? हम क्यों दामाद से इतना डरते हैं? मतलब उसका एक अपना एक टेरर होता है। क्या ये होता है कि टेंशन होती है कि अगर ज़रा सी चीज़ ऊपर नीचे होगी तो हमारी बेटी की ज़िंदगी मुश्किलात हो सकती है? सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी बेटी किसी की भी फैमिली में जाती है, ठीक है, और आपका दामाद जो है आपके घर आता है, तो आप इस चीज़ को भी लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि अब वो साल में एक बार आता है या वो हर हफ्ते आता है। कुछ दामाद ऐसे होते हैं जिनको इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जी हमारा बेटा तो बहुत रख रखा वाला है, साल में 2 बार या 3 बार आपके वो जो एक ईद पे भी दूसरे दिन आना होता है, ईद पे या किसी खुशी गमी पे आते हैं, उनका इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये भी होता है कि फिर वो प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उनकी फैमिली की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि ज़्यादा बैठना नहीं, कलफ लगे बैठे रहना, गर्दन में सरिया रहे, दामाद एक कैफियत हो जाती है। और कुछ दामाद ऐसे होते हैं जो कि आते भी बहुत कम है मगर टेंशन भिजवाते रहते हैं अपने ससुराल में फरमाइशों की सूरत में। अब वो खुद ज़्यादा स्क्रीन पे भी नहीं आते, वो एक बहुत अच्छे दामाद के रूप में भी होते हैं, मगर कहीं ना कहीं ये होता है जैसे पता चलता है जी कारोबार में नुकसान हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ, या तुम्हारे घर में जायदाद का हिस्सा कब होगा, तुम अपनी ज़िंदगी में ही हिस्सा मांग लो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हमारे यहाँ क्योंकि हम जिस खत्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने इस रिश्ते को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नाउजुबिल्ला एक पूजना शुरू कर दिया।
तो हम उसको अगर बैलेंस लेके चलते हैं, बहुत सारे लोगों के घरों में बहुत बैलेंस होता है कि कहते हैं कि घर के फर्द की अगर हैसियत है तो हमारे यहाँ दाल बनी है तो आप दाल भी खाइए, लेकिन वो जो आपकी वाली बात है कि एक खास किस्म का शरबत, एक खास किस्म के मतलब 3 सालन अगर नहीं होंगे या दामाद के आने का सुन के घबराहट तारी हो जाती है और घर में एक अफरा तफरी की कैफियत हो जाती है, कोई बाजार भागता है, शुरू के मतलब 5-10 साल तो हमारे यहाँ ये आम बात है। मुझे लगता है कहीं कहीं बहुत सारे जब हम प्रोटोकॉल भी दे देते हैं तो हम कहीं देखिए जो इज्जत वाला होता है ना वो फिर आगे बदले में उसको इज्जत ही देता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ कमजोर लोग भी होते हैं कि अगर आप उनको बहुत ज़्यादा इज्जत दें तो वो फिर उनको लगता है हम तो भी बहुत बड़ी चीज़ है, फिर वो आगे बेटी को ना बहुत टफ टाइम देना शुरू कर देते हैं। क्यों है ये दामाद इतनी आंखों का तारा, ये बताए पहले। आप तो खुद ही दामाद मुझे तो काफी मुश्किल होगा ये ऐसा टॉपिक है जिसे बात करते हुए, मुझे खुद भी मुश्किलात का सामना है। लेकिन बात ये है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको इज्जत रास आती है। अगर हम देखें तो अगर किसी को कभी ज़िंदगी में इज़्ज़त ना मिली हो, इत्तेफाक से वो इज़्ज़त को ढूंढ रहा हो और इत्तेफाक से उसको इज़्ज़त मिल गई ससुराल से, तो उसको समझ नहीं आता है मैं क्या करूं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा भूखा होता है इज़्ज़त का। बाज़ औक़ात इंसान को ये भी नहीं पता होता है कि अगर कोई मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है तो मैंने रिस्पॉन्स क्या करना है। आप मशहूरियत, दौलत, इज़्ज़त ये नहीं संभाल पाते कभी कभी जब आपको अल्लाह ताला इससे नवाजता है। तो दामाद एक ऐसी कैफियत है, जिस तरह आपने वर्ड यूज़ किया कि जिसमें सब कुछ इकट्ठा मिल जाता है, सब कुछ ही मिल जाता है। एक अच्छी बीवी मिल रही होती है, साथ साथ एक ससुराल जो बहुत इज्जत कर रहा है, और वो इज्जत इतनी होती है कि शायद आपको माजी में नहीं मिली हुई होती। मतलब जोड़ा क्या पहनोगे यहाँ से स्टार्ट देते हैं, और फिर आप माशाल्लाह जीती कंफर्टेबल हैं। बिल्कुल। अब जिनको घर वाले दूसरी बार सालन नहीं डाल के दे रहे होते उनको पसंद था सबसे पहले यार देखे ना, मतलब कुछ तो ठीक है वहाँ के लाडले तो होते, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस घर में जा रहे हैं, जिस घर से बच्ची आ रही है, वहाँ के तो और ज्यादा लाडले बन जाए ना। बिल्कुल, मर्तबा चेंज हो जाता है ना आपका। और क्या, वही ना कि उसको समझ ही नहीं आता ये मुझसे इतने सवालात और इज्जत अफजाई हो कैसे रही है। तो बेसिकली गलती ये है, या जहालत कह लें, कि हमें ये भी नहीं पता होता कि इस टाइम पे हमने इस कैरेक्टर को कैसे निभाना है, दामाद वाले। और जब इज्जत आपको इधर से मिलना शुरू होती है, जी जी, तो इसको 10 साल बाद भी इतना रखना भी एक साइंस है। हाँ, और ये सबसे मुश्किल काम ये है, अगर आपको कोई इज्जत देना शुरू करे और आपने कसम खाई हुई है कि मैंने अपनी इज्जत कम करा के रखनी है, 2-4 साल के बाद फिर उससे कोई पूछता नहीं, कहता आ रहा है तो आए, मुझे क्या, क्यों? क्योंकि फिर वो ऐसे सवालात, ऐसी फजूल की बात है, वो था उसने मुझसे सलाम क्यों नहीं किया आके, उसने मुझे चाय ऐसी क्यों रखी आके, तो फिर ये इज्जत डिक्लाइन की तरफ जा रही होती है। इट्स नॉट इजी टू रिटेन योर इज्जत इन फ्रंट ऑफ ससुराल। लेकिन क्या ये बैक ऑफ द माइंड हमें ये टेंशन है कि अगर हम इसको अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे तो हमारी बच्ची को अच्छा ट्रीट नहीं करेगा, इसी वजह से ये एंशियस थॉट है, ये अच्छी थॉट नहीं है, ये ऐसी थॉट है जो इस किस्म के सब माँ बाप को देखा जाए तो फिर ये सबके सब ये गलत है। देखो, इज्जत तो आपने सबको देनी है। हाँ। आपके घर में कोई भी आता है, बहू आ रही होती है तो बहू को भी इज्जत दे रहे होते हैं। हमारे घर में शादी है जितनी भी हुई है भाइयों की, हम लोग ने तो उनकी तैयारियों में घर सजाए कि हमारी भाभी आ रही है और भाभीयों को इतनी इज्जत दी। तो इज्जत तो आपको सबको देनी है, लेकिन इज्जत देने के पीछे अगर आपका ये दिमाग है कि सॉरी कि ऐसा ना करूं तो वैसा कुछ ना हो जाए, जो एंजाइटी से जो ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, विच इज वेरी डेंजरस। और मेरे ख्याल से फिर ऐसे रिश्तों को निभाना ज़्यादा मुश्किल होता है। शबनम जी, आपको क्या लगता है कि क्यों हम अपने इस घर के इस एक कैरेक्टर को, एक इस रिश्ते को कभी कभी लगता है ओवरडू कर जाते हैं निभाने में? बिल्कुल करते हैं। असल में सिलसिला ये है कि पाकिस्तान और इंडिया हमेशा से एक साथ चलें। ये बेसिकली दामाद की दामादी जो है ना, ये इंडियन ट्रेडिशन है। मुसलमानों में पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस है तो पाकिस्तान को अब इसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि वी आर मुस्लिम कंट्री। तो ये बेसिकली हिंदुआना है कि दामाद को दामाद जी बना के रखना है, और चूंकि उसके पास हमारी बेटी गई है तो उसको जो है हमने ख्याल रखना पड़ेगा, वरना वो हमारी बेटी को परेशान करेगा। बेटियों को इज्जत नहीं देती थी ना, तो वो इस पे रिलाई करना पड़ता था। हाँ, अच्छा, यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ क्या आती है, उस लड़के को ऐसा लगने लगता है यार कोई ना कोई कमी है इसकी बेटी में, तो इस वजह से ये मुझे इतनी इज्जत दे रहा है। और एग्जैक्टली इनकी डॉक्टर साहब की बात को मैं सेकंड करूंगी कि वाकई में कि उसको ऐसा लगने लगता है कि मतलब मैं ही कुछ सम्मान, आई एम भगवान। हाँ, यही वो कहते हैं कि हमें यही होता है इसमें सिलसिला। तो इसको बिल्कुल नॉर्मल रखना चाहिए। और अगर आप इस्लाम की बात करें, इस्लामी क़वानीन की बात करें, तो उसमें यह है कि दामाद जो है घर का बेटा नहीं है, बेटी आपकी बेटी है। तो इंस्टेड ऑफ दामाद आप अपनी बेटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे तो दामाद भी आपको रिस्पेक्ट भी करेगा और रिस्पेक्ट मेंटेन भी रहेगी।
सही। आपको क्या लगता है हमारी फातिमा, ये क्या सोच है जो हम इस रिश्ते से डरते भी हैं? है तो ऑफ कोर्स इज्जत का रिश्ता, लेकिन हम टू मच कर जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारी सोसाइटी में जितना ज़्यादा मर्दों को एक रिस्पेक्ट दी जाती है ना, और बहुत सी जगहों पे अभी भी जैसे ये ख्वाहिश होती है कि बेटा हो बेटा हो, तो आई थिंक कि जब वो बेटी एक मर्द से मुंसलिक हो जाती है तो वहाँ पर ये चीज़ आपके जहन में आ जाती है कि अब इस बेटी का तो ठीक है, लेकिन बेटी के ज़रिए हमें एक बेटा मिल गया। सो आई थिंक एक मेल हायरार्की में जो हम मर्दों को जो ज़्यादा इज्जत देते हैं, एक एस्पेक्ट वो भी है यहाँ पर। दूसरी चीज़ ये होती है कि इन्होंने कहा कि बेटी के साथ कैसा सलूक होगा घर पे, तो उसके लिए माँ हर वक्त एंशियस रहती है कि मेरी बेटी को अच्छा रखे। अब वो कहाँ से आ रही है थॉट? वो वेरी मच सो आई थिंक कि वो जो खुद औरत है, उसने जो ज़िंदगी गुजारी है अपने मियाँ के साथ, वो सारे प्रीएम्प्टिव थॉट्स लेके अपनी बेटी की शादी में भी सोच रही है कि अगर मेरे मियाँ ने मुझे तंग किया था, अगर मेरे मियाँ ने मेरे महके से बहुत इज्जत मांगी थी या महके ने इज्जत नहीं दी तो उन्होंने मुझे तंग किया था, तो मेरी बेटी को भी करेंगे। तो उस थॉट के साथ हम उस साइकिल को तोड़ते नहीं हैं। हाँ। और जी, जहाँ तो टेरर आ जाए तो वहाँ पे तो इज्जत तो फिर वो बस एक फोर्सफुली चीज़ होगी ना, वो दिल से इज्जत तो फिर नहीं हो सकती फातिमा। कि अगर मैं किसी से डरी हुई हूँ कि ये बंदा मेरी बहन को या फिर मेरी बेटी को जो है वो टफ टाइम देगा अगर ये हमारे घर से खुश ना गया, तो वो तो सिर्फ फियर में मैं कर रही हूँ, ऐसे मैं दिल से तो उसकी इज्जत नहीं करती। इसका नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है कि हमें हमारे यहाँ तो सुपरफिशियल होने का एक थोड़ा सा ट्रेंड ही है ना। जी 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 जी। हम लेकिन माशाल्लाह हमारे यहाँ बच्चे जो है ना वो ऑथेंटिसिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन पहले ज़माने में तो जाहिर है वो जो रख रखाव का वर्ड है वो तो ऊपर ही से होता है ना, रख रखाव। बिल्कुल तो हमारे यहाँ दामादों की रख रखाव में हम अपनी इज्जत सोसाइटी में समझते हैं। हाँ। कि उसने जाके एक डंका बजाना है सबके सामने कि इन्होंने मुझे घर में कैसे रखा हुआ है। ये हमने बाकी हमारा किरदार सब पीछे चला गया। वो एक हस्ती जो है ना वैसे लगता है वो थोड़ी आगे चाहिए, वैलिडेशन चाहिए आपको बेसिकली। मुझे ये बताएं, हम जो घर में नई बहू आती है हम उससे तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आके हमारे घर के माहौल को और हमारे घर के समझे और हमारे घर के लोगों के मिजाजों को, असूलों को समझे। हम सेम एक्सपेक्टेशंस दामाद से क्यों नहीं रखते? बड़ी जिम्मा करार दिया है ना हमने दामाद को उस सारी चीज़ों से। दो चीज़ें होती हैं, एक तो लोग इस तरह के होते हैं जो दामाद की फैमिली है वो पहले दिन से आपको बताना शुरू कर देती है कि हमारे बेटे का मिजाज ऐसा है, हमारा बेटा घर का सबसे छोटा हुआ है, लेकिन आप अपने दामाद के लिए क्या कर रहे हैं। मैंने यहाँ तक सुना है कि अच्छा जी दामाद जी के लिए क्या ला रहे हैं। लड़की वालों से ये पूछा जाता है, उनको उसकी अहमियत बार बार उजागर करके उस पर रोशनी डाल के टॉर्च लाइट से बताया जाता है कि जी हमारा बेटा, हमारे बेटे के लिए तो बहुत रिश्ते थे, फिर भी हमने कहा हमें बस अच्छे लोग चाहिए थे। दूसरे वो लोग होते हैं जिनको आने के बाद फैमिली में एहसास होता है कि मैं तो बहुत डाउन टू अर्थ और हम्बल रह रहा हूँ इनके साथ तो मैं जरा टेढ़ा होके भी रह सकता हूँ, मैं बाकी की भी चीज़ें एंजॉय कर सकता हूँ। अच्छा जी, मुझे जिस सतह पे भी उनके इन लॉज होते हैं, मुझे यहाँ की मेंबरशिप चाहिए, या अच्छा जी यहाँ से, या अगर ससुर के किसी से ताल्लुकात हैं या लड़की के भाई के या कज़न के, अच्छा तो वो कुछ ना कुछ दिमाग में। लेकिन जो लोग सही होते हैं वो सारी ज़िंदगी बिल्कुल बैलेंस चलते भी हैं। अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, खुशी गमी आती है, लेकिन बहू से जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। आपकी बात के बहू ने तो बदलना ही बदलना है, वो बदलने का दूसरा नाम है, तब्दीली का दूसरा नाम बहू आप समझते हैं। ये और देखें ना बचात, ये हम ये सोचे कि बहू हमारे मिजाज के मुताबिक चेंज होगी और हम दामाद जी के मिजाज के मुताबिक करेंगे। ये क्या दोगलापन है सोसाइटी का? देखो मैं ऐसा था नहीं ना, तो मुझे इतना समझ नहीं आती है बात। मुझे तो बड़ा मजा आया जब अभी जब बातें कर रही थी, मुझे अपनी शादी का टाइम खुदा की कसम याद आ रहा था कि जब मेरी शादी हुई तो मैंने बड़े मजे से अपने सास ससुर को बड़े मजे से उनको मैंने लूटा, प्यार से, और वो मुझसे बड़ा प्यार भी करते थे। अम्मा तो उनकी बहुत ही चाहती थी। तो दिल जीतना सबसे पहला काम है मुझे लगता है, ना कि आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखें। जब मेरी शादी हुई तो मेरी जद्दा में शादी हुई थी, मैं वहाँ 1 महीना रहा, उम्रे करते रहे, रमजान का टाइम था, तो उन्हीं के घर पे मैं रहता था और बड़ा इजी मैंने उनका दिल जीता। साथ बैठना उठना, उनका कोई बेटा नहीं था तो एक एच मुझे ये मिली। तो उसके बाद मैंने बड़ी जिद्दें मनवाई इनसे, बड़े मजे किए। एक बार वो सऊदीया से आ रहे थे अब्बा जी मेरे ससुर, तो मैंने कहा हाँ जी ये वो फला फला, मैंने कहा अच्छा अरेबिया का वो परफ्यूम उधर ले लिया आपने मेरा? कह रहे नहीं वो तो मैंने नहीं लिया। मैंने कहा अभी जाके आप ले। कह रहे बेटा, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, वो मुझे चाहिए। तो फिर मैंने आंटी से शिकायत की, मैं कहा देखिए ये मेरा परफ्यूम नहीं आया। वो गए लेके आए और यहाँ के कहते हैं तू नहीं सुधरेगा।
तो एक ऐसा भी ये comfortable वाला है, वो develop कर हाँ। लिया आपने। टॉपिक आप पे है, दामाद लाडले हैं। लाडले लेकिन वो बिल्कुल इज्जत से आप देखिए डिजर्व भी कर रहे हैं ना। अच्छा, एक ये वाले दामाद ऐसे हैं। होता है ये। ये ऐसे होता है। अब मैंने उनको बिल्कुल नेचुरल फिनोमिना में रखा, जैसे घर पे था तो वो नेचुरल रहा, उसमें उनके हजारों ऐसी चीजें थी जो मैं दौड़ दौड़ के जाके करता था, क्योंकि वही वाली बात, उनका बेटा नहीं था। लेकिन अगर आप शुरू से कलफ लगा के बैठ बनाते जाए, हैं वो आप एक रिश्ता हाँ बनाते हैं। बिल्कुल। और ये एक टिप ही दी है मैंने लोगों को, जब आप शादी करके हाँ। तो सबसे पहले तो आप उनके माँ बाप को जो आपकी सबसे कीमती चीज आपको दे रहे हैं, हाँ। उसका थैंक्स तो करें। हाँ, बिल्कुल। कि बेटी, मैं खुद समझता हूँ यार, बेटी किसी को दे देना मतलब कुछ नहीं अब तो बचता। खुद बेटी के अब्बा है ना। वही तो उसके आपको बचता ही नहीं कि आपने अपनी बच्ची किसी के हवाले कर दी, तो उस पे क्या अगर भाई, उस पे तो आपको थैंक्स करना चाहिए। और शुरू के 1-2 महीने होते हैं इन्वेस्टमेंट के, अगर आपने वो इन्वेस्ट कर दिया तो उसके बाद आपको हर चीज, मोहब्बत, इज्जत हमेशा मिलती रहती है। ये बिल्कुल है ना, ये वो ऐसा कारोबार है कि आपने शुरू में इसकी जो बुनियाद अच्छी रख दी ना, फिर और multiply positive- होता रहता है ना वो हाँ, तो फिर मल्टीप्लाई। ये क्यों दोगलापन शब्द जी हमारी सोसाइटी में कि हम दोगलापन हद से ज्यादा है। मैं अभी एग्जैक्टली इन लोग की बातें सुन रही थी तो मेरे जहन में चीजें आ रही हैं मुसलसल। आइए मैं कि अब मतलब चीजें ये- जा रही है। छोटी सी ब्रेक आ गई, हाँ, एक छोटी सी ठीक है। ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का शो है कि जो असल लाडला है घर का वो आपकी अपनी औलाद नहीं है, वो बल्कि आपका है दामाद। अगर आपकी बेटी शादीशुदा है और साथ में घर का फिर वजीर आजम की भी जो ऐसी होता है ना, कभी कभी लगता है दामाद साहब ने इख्तियार कर लिया। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जो मैंने सवाल किया था कि हम बहुओं से तो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि घर है तो हमारे घर के निज़ाम को समझ लें, दामादों से हम ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाते। कोई एक्सपेक्टेशन से, इवन दो जिस वक्त रिश्ता आता है, यहाँ शादी भी हो जाती है, तब भी कहते हैं दामाद क्या सोचेगा, हमारे घर में इस तरह से होता है। तो उसके लिए जो है अपने आप को बड़ा खूबसूरत प्रेजेंट किया जाता है लाडले दामाद के लिए। जबकि जब हम लड़की देखने जाते हैं तो बहू के लिए कहते हैं कि उसने इसी माहौल में आना है, उसने तो आके तो adjust होना है। उसने, हम तो जैसे वैसे ही रहे, ऐसी लड़की लाओ जो हमारे में एडजस्ट हो जाए। जबकि दामाद के लिए बिल्कुल अलग प्रोटोकॉल दिया जाता बिल्कुल, है। हाँ, और ये चीज जो है आगे उसके लिए चल के हम बहुत घर का एक एक फर्द जो है ना वो अपने आप को मारा होता है कि अच्छा ये दामाद साहब के लिए हम अच्छे परफेक्ट ससुर या सास कैसे बनेंगे। और व्हाट आई फील के दामादों को ना इतना ज्यादा लाडला भी नहीं करना चाहिए। मर्दों के भी अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। वो एक शेर है ना, कदर खो देता है हर रोज का आना जाना। जी जी तो जी। दामादों को जो है ना थोड़ा रिजर्व भी रहना चाहिए बहुत ज्यादा, इन माय वे। बाकी मुझे नहीं पता, सबकी अपनी सोच है। बेटा बन के रहें, अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बेटा हर वक्त ससुर की गोद में जाके बैठे। ठीक है, तो उसमें ये है कि आपको थोड़ा सा न्यूट्रल लेके रहना पड़ता है। बहुत ज्यादा जाने से ये होता है कि इज्जत में भी कमी आती है, लाडलेपन में भी कमी आती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि दामाद बड़े पॉजिटिव होते हैं, हाँ। उनको शुरू में सास ससुर बड़ा लाड दे रहे होते हैं, तो वो आगे चल के ये चीज़ कंटिन्यू होती है। बाद में खुद ही इन लॉज में एक नेगेटिव थॉट आने लगती है, शायद ये हमारी जायदाद के पीछे तो नहीं है, शायद कहीं ये अगर अच्छे भी इसके जहन में कोई, अगर वो बेचारे की अच्छाई भी होगी ना कि वो अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझ रहा होगा, तो कभी कभी लोग नेगेटिव थॉट पेरेंट्स के दिल में डाल लगते हैं, ये शायद आपकी जायदाद के चक्कर में। कि इतने अच्छे तो हमने दामाद it कभी should भी नहीं be देखे। reserved। हाँ, क्योंकि- बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा, मुझे एक ये बात बताइएगा फातिमा, हम अक्सर देखते हैं कि कुछ जगहों पे जो दामाद होते हैं, जैसे अगर मैं अब हमारे एक लोअर क्लास में देखें स्पेसिफिकली, तो जो उसमें भी जो दामाद है ना उनको लग रहा होता है, और कुछ बड़े दूसरे घरों में भी ऐसा होता है कि इनको लगता है कि अब इनकी शादी के बाद इनके पास राइट आ गया कि जो बाकी जो बेगम की बहन भाई हैं, जब उनके जहाँ पे रिश्ते होने हैं तो वो भी मैं, अब्बा जी तो हैं लेकिन वो मेरी मर्जी के मुताबिक भी होंगे। इसलिए मैंने लोअर क्लास में तो अक्सर देखा हुआ है कि वो कहते थे अच्छा हम ब्याह दिए तो अब मेरी बहन के रिश्ता, अगर तुम्हारा भाई है तो लाइक भाई है तो मेरी बहन का तो रिश्ता फ़ौरन लो, और अगर नहीं रिश्ता लोगे तो फिर तुम तुम्हारी बहन को यानी भिजवा दूंगा। ये वट्टा सट्टा वाले जो रिश्ते हो जाते हैं। तो मुझे बताएं कि ऐसी सूरत हाल में और ऐसी क्या बाउंड्री अगर यहाँ पे सेट की जाए कि अगलों को ये ना लगे कि ठीक है हम दामाद ज़रूर हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि बाकी जो बहन भाई आ गए हैं उनकी ज़िंदगी के फैसले भी मुझे लेने हैं। बिल्कुल, आई थिंक कि ये तो माँ बाप का काम होता है कि वो इन बाउंड्रीज को सेट करें। एक्चुअली हमारे यहाँ माँ बाप जिस जनरेशन से आ रहे हैं ना, उनके लिए बाउंड्री का लफ्ज़ ही बहुत नया है। उनको ये नहीं समझ आती कि बाउंड्री कहाँ लगानी है। हमारे लिए भी नया ही एक तरह से। हाँ बिल्कुल, हमारे लिए भी नया है। तो जैसे मैं अपनी अम्मी को बोलती हूँ कि जब मेरी मंगनी हुई और थोड़े ही दिन हुए थे, तो मेरी अम्मी कहती है बेटा अब आपने जाके उनको आंटी अंकल नहीं कहना है, आपने मम्मा पापा अम्मी अब्बू जो भी आपके हस्बैंड कहते हैं वो कहना है। आज तक मेरे हस्बैंड मेरी अम्मी को आंटी ही बोलते हैं।
तो मैं जो ना अपने अब्बू को भी और अपने हस्बैंड को भी जब भी हम एवरी फ्राइडे अम्मी के घर जाते हैं ना, तो मैं बहुत चिढ़ाती हूँ। अब्बा के सामने भी बोलती हूँ भाई जमाई राज हैं, जमाई राज हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को भी कहती हूँ। अच्छा, ये फ्राइडे को खास दिन है, मेरी दोस्त है वो भी अपने जो घर लेके जाती है फ्राइडे के एक्चुअली दिन। फ्राइडे को Sunday दवा होता सेलेक्ट था। करते हैं, सैटरडे उधर की जाना होता है। हम दमादों को जानते थे। हाँ जी, सैटरडे हमने भी तो बैठना है। थैंक यू, आप अपने सीक्रेट्स हमें बता ये इन्होंने मुझे ट्रैप किया हुआ है। हाँ, और उसको वो जुम्मे वाले मोड में चल रहे होते हैं ना। जी जी। तो आई फील कि ये चीज़ें तो पेरेंट्स के हाथ में होती हैं कि वो बेटियों को वो इज्जत दें। कि कभी कभार ये भी होता है कि दामादों को इतनी ज़्यादा ऊपर कर देते हैं कि वो उसका फ़ायदा उठा के बीवियों को सप्रेस करते हैं। जैसे मैं तुम्हारी अम्मी से शिकायत कर दूंगा, तुम्हारे अब्बा से शिकायत कर दूंगा, क्योंकि आपने उसको उस जगह पे बिठा दिया है ना जहाँ पे वो समझता है कि उसके बाद इतना असर है कि वो आपकी अपनी बेटी के माँ बाप को अपनी बेटी के खिलाफ कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्योंकि माँ बाप भी हमेशा से बच्चों को बड़े होते हुए यही बात करते हैं ना कि तुम ससुराल में जाओगी तो हमारी नाक कटाओगी, तुम ये सीख लो, तुम खाना कैसे पकाती हो, तुम्हें रहने सहने का सलूक नहीं है, फिर तुम्हारे ससुराल वाले क्या हमारे बोलेंगे। देसी हाउस होल्ड में फातिमा ऐसे बेटा कि अगले जाके हमारी इज्जत रख लेना, तो मैं हमें गालियां ना पड़वाना। हाँ, ये जो टीच करने का तरीका है ना, ये सबसे खराब तरीका है जिसमें बच्चियां और प्रोवोक्ड हो रही हैं आजकल। Correct. जो टीनेजर पेशेंट्स मेरे पास आ रही हैं, टॉक्सिक वैसे कह सकते हैं कि नहीं, ये अब तो toxic- बच्चों को बहुत समझ आती है कि ये चीज़ गलत है। मिसाल के तौर पे आप ये बोल रहे हैं कि तुम कैसे बैठी हुई, तुम ठीक बैठ जाओ। अभी बात यहाँ खत्म हो सकती है, लेकिन नहीं होती जब तक फ्यूचर प्रेडिक्शन इसमें नहीं आएगी कि कल को तुम अपने ससुराल जाओगी तो वहां तुम बैठोगे तो लोग तुम्हें चार बातें करेंगे। इससे जो है ना वो सीखने के बजाय वैसे ही बैठने के लिए प्रोवोक्ड हो रही होती है। और उसके दिमाग में एक नेगेटिव इमेज ऑलरेडी बन रहा होता है। कहते हैं इस वाले जो बच्चे जो एज ग्रुप के होते हैं वो पलट के कहते हैं हम कर लेंगे मैनेज, आप बिल्कुल सुकून में रहे, आपने अपनी जिंदगी गुजार दी अच्छे से उठने बैठने उनको में। हम जवाब दे देंगे। इसके लिए उनसे हम निपट लेंगे। बाउंड्रीज को भी लेकर आ जाते हैं फौरन कि भाई ये मेरी मर्जी है, मेरा प्राइवेट स्पेस है, मैं कैसे भी बैठूं। बट एक्चुअली क्या हो गया मतलब वो कैसे बोल सकते हैं। एक्चुअली हमने बच्चों की जो सही और गलत बाउंड्रीज है ना उनको इतना ज्यादा ओवर कर दिया है कि वो चिढ़ गए। तो जब आप उनको सही बात भी बोलते हैं ना तो वो चिढ़ जाते हैं, क्योंकि आप हर दूसरी चीज़ को इतना ओवरवेलम कर देते हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को भी ये कहती हूँ कि कभी भी आपकी ज़िंदगी में कभी आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि तुम्हारी कल बीवी आने वाली है, अपने ससुराल में तुम्हें ऐसे बिहेव करना है, बीवी के साथ ऐसे बिहेव करना है, उसको तंग नहीं करना, उसको गिफ्ट ला के देना, कभी किसी ने तरबियत की, कभी किसी ने नहीं सिखाया। तो मेरा बेटा है वो 10 साल का है, तो मेरी तो दोनों बेटियां उसको हर वक्त यही बोल रही होती है ना कि आप उल्टा हम पता है अपने बच्चों को क्या करते हैं लोग, माँ की तो मानते नहीं। देखना कल जब उसकी शादी हो जाएगी ना, बीवी की हर बात दौड़ दौड़ के काम किया करेगा उसका। हाँ, ये हमारे यहाँ उल्टा कहा जाता है। मैं तो अपने बेटे को ये कहती हूँ चिप्स के रैपर उठा लो, कल को अगली ने मुझे बुरा भला बोलना है, क्यों कर रहे हो भाई? कहते हैं तो उसके लिए अभी से सीखूं। मैंने कहा तो तमीज सीखने में कोई हर्ज तो नहीं है। हाँ, तो हमारे ये अब ट्रेंड बदलना बदल है गया और है। बदल भी रहा है कि जिस तरह से लड़कियों की तरबियत की जाती थी कि कल आपने किसी के साथ एक रूम शेयर करना है, आप में सलीका सफाई होनी चाहिए, इसी तरह लड़कों को भी पूरी तरबियत ये देनी ज़रूरी है कि कल आपने किसी लड़की को लेकर आना है तो आपने किस तरह रहना है, साफ रहना है, कमरा कैसे रखना है। क्योंकि आमतौर पे जो पहली दफ़ा लड़की आदमी के कमरे में जाती है तो उसका तो ऐसा मैस होता है, तो वो सिंपली ये बोलते थे ये लड़के का कमरा है ना। हाँ, और वो कहते हैं ये तो तुमने ही आके साफ करना है। फिर लड़कियां वही कहती हैं मतलब ये हमने ड्रामा फिल्मों में देखा था। ये romantic talk है। कहीं उल्टा भी होता है जहाँ लड़कियां फैलाती हैं और हस्बैंड समेट रहे होते हैं। ये आजकल तो- ये होता है। आजकल ये है, होता है ऐसे? बहुत ज्यादा जी हाँ, है। मेरे यहाँ यही होता है। आजकल ट्रेंड चेंज हो गया। मेरे हस्बैंड बहुत सलीके वाले हैं, बहुत ज्यादा सलीके वाले हैं। इनफैक्ट जब मैं शादियों के गई हूँ तो मेरे कपड़े यूं पूरे बेड पे फैले हुए थे, मेरे हस्बैंड ने समेटे। उन्होंने कहा आज के बाद ये मुझे फैला हुआ ना देखे, मगर मैं आज तक वैसी ही हूँ। और वो आज तक समेटे मेरे हैं। हस्बैंड बहुत सलीके वाले हैं। तो ये आप देखिए लाइव कॉल ले लें घर से, आपको भी पता चल जाएगा कौन सफाइया कर रहा होता है और कौन गंदगी कर रहा होता है। देखिए ना वो एग्जैक्टली वो बोले कि होता है, होता उनके है। तो बता दिया कि उनकी मियाँ तो ऐसे कि मास्टर वो सलीकेमंद है। लेकिन जैसे वो मैं बात करी थी कि क्यों ये लगता है कि कुछ जो हमारे दामाद होते हैं वो इतने अथॉरिटेटिव क्यों हो जाते हैं, उनको लग जाता है कि जो बाकी जो उनके छोटे साले या सालियाँ हैं उनके रिश्ते कहाँ होने हैं, ये वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे। बहुत क्लोज फैमिली का बताऊं कि मेरी कज़न की समझे शादी हुई, ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छी शादी और लड़के को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिला, वो सिर्फ 2 बहनें, ठीक है, और वो शादी हो गई। कुछ साल बाद उसकी शादी के तकरीबन 2-3 साल बाद उसकी छोटी बहन का मेडिकल कंप्लीट हुआ तो उन लोगों को लगा कि जी हम अपने भाई की इससे शादी कर देते हैं।
अब एक ही घर से 2 लड़कियां लाना और दोनों बहुत डिफरेंट, पहली वाली इज इंटायरली डिफरेंट कि अच्छा जी वो बहुत घरेलू टाइप की, बहुत खाना पकाने की शौकीन है और ये वो, उसको भी उन लोगों ने ज़रा मतलब ताने वाला सीन होता है ना कि अच्छा जी तुम इतनी कम बेडशीट लाई थी, तुम ये लाई थी, वो वाली, बट अच्छी गुजर रही थी क्योंकि बहुत वेल सेटल था सारा। दूसरी लड़की के उन्होंने पूछ के उससे उसकी मर्जी से उसके देवर से मंगनी हो गई। 1 साल चीज़ें सही चलती रही इनके दरमियान में। जब जो मेरी कज़न चीज़ है डॉक्टर, उसको लगा कि नहीं जी ये लोग, इन लोगों ने तो इसका सत्यानाश करके रखा हुआ है, इसको किसी खाते में नहीं ला रहे, उन लोगों ने जाके दोबारा से बातचीत की और उन्होंने इस्तिखारा किया। उन्होंने 2 बार किया, 3 बार। सामने दामाद का भाई था जिसको मना करना इतना आसान नहीं था। खैर उन्होंने मना कर दिया। आप यकीन करें कि वो दिन था, उस लड़के ने क्या स्टेटमेंट दिया, उसने कहा कि अब जो हमारी भाभी है उसकी शक्ल देखने को आप लोग तरसेंगे, अब इसका सिर्फ यहाँ से जनाजा जाएगा। इतने एक्सट्रीमिस्ट, जबकि वो लोग बहुत पढ़े लिखे और बहुत दीनदार लोग। रिजेक्शन उनको ईगो हर्ट हो गई। ईगो हर्ट हो गई। वो लड़की वाकईतन उसके बाद शायद 10 या 12 साल अपने फादर की डेथ पे आई, उन्होंने नहीं मिलने दिया। उस लड़के की भी कहीं शादी नहीं हुई, उसने इसकी भी शादी नहीं होने दी समहाउ। इतनी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं इस ईगो के चक्कर में और इस दामाद बनने के चक्कर में। डॉक्टर बन गई, इसकी वो शादी डॉक्टर और मेडिकल इंटर्नेस्ट हो गई, सारी चीज़ें हो गई, उसने नहीं की समहाउ के बेटा भी नहीं था और वो इतना डर गई कि अगर दामाद ऐसा होता है, दूसरा अगर आएगा, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, वो उसकी माँ के साथ रह सकते थे, लेकिन वो लोग लालची नहीं थे, वो लोग कोई नहीं, लेकिन वो इतने स्टबन थे इस चीज़ को लेके कि उनको लगा कि बस ये तो एक वाहिद मौका है इसको डिस्कनेक्ट करने का। ये तो ये जो मेरे सवाल का अगला पार्ट भी था कि उसमें लोग नहीं मिलने देते, फिर जरा सी की बात नहीं मिलने देते, आपने उनकी बात नहीं मानी, कोई डिसीजन आपने उनको शेयर। और ये भी होता है कि अगर आपने ये पूछा कि ये लड़का कैसा है, इसका रिश्ता है, और आपके दामाद को, पहले दामाद को समहाउ वो किसी वजह से पसंद ना नहीं पसंद आया हो, चाहे वो उसका दोस्त हो, चाहे उसका कजन हो, कि मुझसे ज्यादा ये तो मुझसे ज्यादा अच्छा हो आ जाएगा, ठीक है, वो उसकी इंक्वायरी करवाता है क्योंकि उस पर ज्यादा डिपेंड किया जाता है। वो कहता है नहीं जी मुझे सही नहीं लग रहा। अब ससुराल वाले बेचारे इस कैफियत में होते हैं कि लड़का तो हमें पसंद आ रहा है, वो लोग इतना बेचे जा रहे हैं, लेकिन हम अपने दामाद जी को कैसे नाराज करें। कितनी शादियां तो इस वजह से नहीं होती कि दामाद जी ने ओके का सिग्नल नहीं दिया, नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। बड़े दामाद जो बहुत ज्यादा लाडले यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो बगैर इंक्वायरी के वो कहते हैं अच्छा जी देखेंगे, अभी पता कर रहे हैं। उसमें फिर बहन को टॉर्चर देना शुरू कर देते हैं, मुझसे पूछे बगैर तुम्हारी बहन की या शादी हो रही फिर है, उनकी मंगनी तरफ हो से रही है। ऑप्शंस ये भी आते हैं कि जी अपने भाई की शादी यहाँ मेरे इस कजन से करा दो, ये करा दो। आप जब इतनी रिश्ते करा रही होती है, उसमें कितनी दफा आपने देखा है कि अगर जो दामाद साहब है वो लड़की का रिश्ता देखने जा रहे हैं तो दामाद साहब बैठे हुए वहाँ पे? बहुत दफा, मेजोरिटी ना अगर आप उनको बुलाएं, उनकी इज्जत का मसला हो जाता है, क्योंकि जब आप उनसे रिश्ते की बात करते हैं पहली बात ये होती है आपने पहले तो नहीं बुलाया, पहले तो आपने हमें इस काबिल नहीं समझा, तो वो बिठाना पड़ता है। समहाउ बहुत सारी हमारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम दामाद, वो खुद अपनी मर्जी से नहीं आए तो देखें अलग बात है। हमारे आपके अपने घरानों में भी यही रिवाज है कि दामाद को हम बताते हैं, पहले बुलाते हैं चीज़ें, वरना बुरा मानने का जो ग्राफ होता है वो इतना। आप बहू के बगैर जा सकते हैं लड़की देखने, अगेन आपकी वाली बात, आप छुप के भी चले जाते हैं, आप अभी कहते हैं कि बताना जरूरी नहीं है, दामाद के बगैर नहीं जा सकते। हमने ऐसी बहुत सी बहुएं देखी हैं कि जिनके खानदानों में जब अगर आगे उनकी देवरानी के रिश्ते लेने जाने होते हैं या कोई भी, तो वो नहीं बताते, उनको नजर नहीं बताते, और दूसरे ये बताते हैं कि हमने इसको कैसे रखा हुआ है, तो बहुत अच्छा सा तैयार करा के वैलिडेशन के लिए लेके जाते हैं। घर के अंदर आ जाती है और घर के अंदर की चीज़ों को जानती है। बहुत ही दफा ये खदशा होता होगा कि शायद बहू हमारी शिकायतें कर देगी तो ये रिश्ता नहीं होगा, लेकिन दामाद के सामने तो आप हमेशा से बेस्ट परफॉर्मेंस पे थे। तो अब दामाद को तो इसीलिए ले जाना बहुत जरूरी था कि अब वो हमारी तारीफें भी करेंगे। और दूसरी बात ये कि दामाद साहब को वो जो उन्होंने कहा कि बुरा मानने का जो ग्राफ है, वो आई थिंक ये जो बुरा मानना है ये चीज़ हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी है, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि 12 साल अगर बेटी को मिलने नहीं दिया, यहाँ पे अगेन मैं वही बोलूँगी कि पेरेंट्स कहाँ थे उस बच्ची के जिन्होंने एक बाउंड्री सेट करनी थी कि अगर इस हद तक कोई चीज़ जाएगी तो हम अपनी बेटी को वहाँ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा खौफ तो तलाक का होता है हमारे यहाँ।
क्योंकि मर्दों को तलाक देने की पावर ज़्यादा है। बहुत सी जगहों पे ये भी होता है, मैंने देखा है कि बेटियां माँ बाप कह रहे होते हैं कि बेटा जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, खुदा के लिए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन बच्चियां कहती थी कि नहीं हम नहीं छोड़ सकते, हमारे मियाँ हैं, हमारे बच्चे हैं, हमने, और वो बच्चियां कहीं ना कहीं वो ये बर्दाश्त कर लेती है कि माँ बाप को देखना छोड़ देते हैं, लेकिन वो उसी शादी में वो रहती तो हैं। वो कहाँ से आ रहा है? वो लो सेल्फ एस्टीम से आ रहा है, लैक ऑफ सिक्योरिटी से आ रहा है, या इस बात से आ रहा है कि मैं अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बन सकती। तो अपनी फैमिली अपब्रिंगिंग में अगर बच्चों को, जिस तरह से कुछ फैमिलीज होती हैं जहाँ बच्चियों को ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि तुम ही मेरा सब कुछ हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़े, हम तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं, और क्योंकि वो चीज़ें ये नहीं होती कि आप ऊपर से तो बोलें, लेकिन पीछे पीछे से आप उसको ये सेंटिमेंट दें कि यू आर अ बर्डन ऑन अस। अगर आप बिल्कुल सच्चाई से अपनी बेटी को फुल कॉन्फिडेंस देंगे तो वो फंसेगी नहीं उस घर में। उसके अंदर ये पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि मेरा एक्चुअल घर मौजूद है और वहाँ मेरे सपोर्टर्स मौजूद और हैं। अगर एक बेटी सिस्टम भी है ना, एक सिस्टम जनरेट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे कि मैं इनसिक्योर नहीं हूँ, मेरा बैक ऑफ द माइंड मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, तो मेरी असर्टिवनेस उस हस्बैंड को नजर आएगी। वो जो मेरा पावर होगा, वो जो मेरा बात करने का तरीका डिफरेंट होगा, जो मेरा तरीका होगा वो सामने वाले को टीच कर रहा होगा कि इससे तो हम बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो ये उठ के चली जाएगी, तो वो बंदा भी इंसान बना रहेगा। ये एक सिस्टम है। अगर आप पैसिव रहते हो, इंग्लिश में एक सेइंग है ना, वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस, तो वी टीच पीपल कि ये हस्बैंड जी को कैसे ट्रीट कराएं। अब एक मुझे हस्बैंड, तो आपने हस्बैंड की बात की, मैं तो मुझे अब समझ में आया कि मैं तो लोगों को भी बताया नहीं कि मुझे how to treat me, मैं तो आई टेक माई सेल्फ वेरी इजी। हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे, पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं वजह आएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमाम मुत्तक़ियान का कॉल है कि अगर किसी शख्स का ज़र्फ़ आज़माना हो तो उसको इज़्ज़त दो। अगर वो बड़े ज़र्फ़ का होगा तो वो आपको बदले में इज़्ज़त देगा, और अगर वो छोटे ज़र्फ़ का होगा, कम ज़र्फ़ होगा, तो वो ख़ुद को ऊंचा समझने लग जाएगा, अपने आप को बुलंद मकाम समझने लग जाएगा। सो कुछ ऐसा ही ना हम भी लोगों के साथ, हम भी लोगों को आजमाना तो लोगों को इज्जत देते हैं। अगर वो अपने आप को समझने लग जाए बदले में, तो इसका मतलब है वो कम ज़र्फ़ है, और अगर वो आपको बदले में इज्जत है तो इसका मतलब है वो भी इज्जत वाला है। और ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर वजाहत ने बड़ी अच्छी बात की कि वी बेसिकली टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। तो मैं उसी पे वापस आऊँगी। हाँ जी, देखो अब आपने एक और बात जो कर दी वो कि किसी को इज्जत दे कि आपको पता करा लेते, इतनी प्यारी बातें। अगर ये पूरा फिनोमिना है कि हम अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करके अपनी इज्जत दूसरों से करवाते हैं। कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। आज का दौर, हर चीज जो है ना वो साइंस है, जो हर एक्शन का रिएक्शन है। अगर आप किसी को चाहते हैं कि वो मेरी इज्जत करे, तो फिर आपने पहले अपने आप को असर्टिव वे में लेके आना पड़ेगा। माजी में जिस तरह की हमारी बात करी, लेकिन यहाँ पे ये बात भी मैं आपकी बात से समझ रही हूँ कि सिर्फ ये नहीं कि आपने, क्योंकि आजकल का दौर है लोग ऐसे कि सिर्फ नहीं आपने लोगों को इज्जत देनी, आपने भी अपने आप को इज्जत देनी ताकि अगला बंदा आपको इज्जत दे। एग्जैक्टली 100%। आप अपने आप को इज्जत देंगे तो दूसरा देगा। बिल्कुल। हाँ, कुछ अरसे से 20-30 साल पहले एक नया तरीका ये था कि बिछे जाओ, ठीक है ना, द डोर मैट वाला एक फिलॉसफी थी कि जो भी आ रहा है उसकी हाँ में हाँ करते रहो, उसकी बातें मिलाते रहो, और कहीं ना कहीं उस जमाने में वो चल जाता था। अभी जो है ना चीजें बड़ी तेज हो गई हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, तो अब ऐसे पैसिव लोगों की तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची। जो दी यस मैन लेके घूम रहे हैं, जो इज्जत दिए जा रहे हैं, सबसे पहले वही ठुड्डे लाइन लगता है। और वो कोशिश ये करता है कि मैं इसलिए द डोरमैट बना हुआ था ताकि मुझे इज्जत मिले, लेकिन नहीं मिलती। अब जमाना है असर्टिव होने का। शुरू से बात करो, जिस दिन आपकी शादी हो या जिस दिन नहीं आपकी ना, कम ज़र्फ़ लोग हैं आपके पास आजकल। हाँ, बड़े ज़र्फ़ वाले लोग नहीं, वो नहीं है। अभी इतना देखो अजीब जमाना है, आप 2 बार किसी को दावत पे बुला लो, वो आपको इज्जत देने की बजाय सोचने में मजबूर हो जाता है ये क्यों बुला रहा है दावत में आजकल। हाँ, ट्रू। पागल हो गए लोग। मैं तो देख रहा हूँ ना ऐसे लोगों को, जिनको इज्जत दो वो नफसियाती हो जाते। तो तरीका यही हो गया कि आप पहले अपनी बाउंड्रीज बनाएं, अपनी इज्जत करें, अपने बिहेवियर्स को क्रिएट करें जिससे आपको इज्जत रिटर्न में मिले, वरना आप इंटाइटल नहीं है। आप बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं बिछा जाऊं। सेम गोज़ विद योर दामाद। बिल्कुल, मैं वहीं पे ही आ रहा था। दामादों के लिए भी अगर आपको इज्जत देनी, इज्जत दें, लेकिन आप इससे एंजाइटी से थोड़ी ऑपरेट करेंगे। अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। जिसने करना है उसने
इज्जत लेके भी कर देना ये तो हमें ड्रेन भी बहुत ज़्यादा कर देगा। अगर हमें पता होगा हमारे खानदान के कुछ लोग हैं जिनको प्लीज़ करने के लिए हमें सब चीज़ें करनी है, मतलब जैसे दामाद बहुत सारी जगहों पे नाराज़ हो जाते हैं, वो जैसे हम अक्सर कह रहे थे ना फुप्पो, ओके जी फुप्पो कह रही जी मुझे तस्वीर के लिए बुलाया शादी में, मुझे अच्छी बोटी नहीं की और मुझसे किसी ने सलाह मशवरा नहीं किया, तो ये एग्जैक्टली वो उसको आप 2 बोटियां दे देते वो रोटी पे लड़ता, आप रोटियां दे देते वो मीठे पे लड़ता है। जिसने लड़ना है उसने लड़ना है। नहीं है वो तो मिशन कि बाद में चाय नहीं दी मुझे, चाय का क्योंकि पूछा उसका जो दिमाग की ऐनक है वो लड़ने वाली है। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर उसको चाहिए तो कहीं से भी चाहिए। आप ऐसे से भी लोग देखें कि वो बात पे लड़ रहे होते हैं, बात नहीं भी होती तो पैदा कर ली जाती है। हाँ। तो आप समझे तो सही ना कि इस शख्स ने तो रोला डालना ही है। रोलेबाज और पंगेबाज हो जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, मैं जैसे वो शो के आगाज में शबनम जी कहती मदिहाई तो अगर दामाद पे शो है तो इस पे मेरा क्या काम है, तो मैंने कहा नहीं आपको हम बताएंगे काम की। बहुत सारी जगहों पे जो दामाद होते हैं, जैसे हमने भी, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे केसेस देखे हैं कि माँ बाप के जाने के बाद बहनें अगर जहाँ भाइयों को अपना हक माफ़ कर देती हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो उन्हीं बहनों की मियाँ कर रहे होते हैं, यानी कि देखा जाए जो इस घर के दामाद कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि नहीं तुमने हिस्सा क्यों माफ़ कराया, तुम वापस जाके उसको क्लेम करो कि तुम्हारा हिस्सा था। तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम। और कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि अगर बेटी की डेथ हो जाए, यानी कि आपकी बीवी की डेथ हो जाए, तो क्या दामाद फिर घर वालों से जाके मुतालबा कर सकता है कि मेरी बीवी का जो जायदाद में हक था वो आप मुझे दें या फिर मेरे बच्चों को हक दें? और अगर बच्चे ना हों तो क्या दामाद वारिस हो सकता है जो उसकी बीवी की जायदाद है उसका? देखिए ये थोड़ा सा ना इसमें कॉन्ट्रडिक्शन इस तरीके से है कि डेथ किस तरह से पहले किसकी हुई है। अगर वाइफ की डेथ पहले हुई है तो ऑब्वियसली फिर उसमें एक दामाद नहीं मांग सकता हिस्सा अपने सास ससुर से। लेकिन अगर सास ससुर की डेथ हो गई है और उसकी वाइफ हयात है तो दामाद हिस्सा मांग सकता है, अपनी वाइफ से कह सकता है कि भाई आप जाके हिस्सा क्लेम करो। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी कानून क्या कहता है, अगर वो लड़की कानून के सामने जाके बोल देगी कि मुझे नहीं चाहिए हिस्सा, तो दामाद कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ। ये सारा डिपेंड करता है उस लड़की पे। और अगर लड़की का इंतकाल हो गया है और उसको कोई विरासत में हिस्सा मिला है या बच्चे एडल्ट हैं, माइनर नहीं है, तो वो बच्चे अपना हिस्सा क्लेम कर सकते हैं अपने नाना नानी की जायदाद में। तो वो देखिए अगर जैसे जायदाद कोई ना भी हो, नाना नानी का घर ही हो, हाँ भले घर हो, वो भले घर हो। अच्छा अगर बच्चे माइनर हैं और माँ मर गई है तो उसमें दामाद ये कोर्ट में क्लेम कर सकता है कि ये मेरे बच्चों का भी इसमें हिस्सा है। तो उसमें कोर्ट फिर अपने पास सेव करेगा वो सारी प्रॉपर्टी का जो भी उसका शेयर बनेगा और बिल्कुल देगा। कोर्ट फौरी तौर पे, हमारी पाकिस्तानी कानून है कि जिस दिन वालिद या वालदा जिसके भी नाम की प्रॉपर्टी हो उसकी डेथ हो, आप अगले दिन जाके एप्लीकेशन लगाएं, आपको फौरन सबका हिस्सा बराबर मिलेगा। इवन दो अगर आपने वसीयत भी की हुई है, वसीयत की कोई वैल्यू नहीं है। ये आपके प्लेटफॉर्म से मैं बताऊं, लोग कहते हैं ना कि इंडियन फिल्मों की तरह कि मैं वसीयत करके जाऊंगा कि मेरे, हाँ आप हिबा कर सकते हैं, हिबा कर सकते हैं, वो अपनी जिंदगी में है, जिंदगी में, ठीक है हिबा करते हैं। लेकिन अगर आप गिफ्ट डीड भी कर सकते हैं, हिबा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं वसीयत में लिख के जा रहा हूँ और लोग कहते हैं हाँ चलो ठीक है बना लेते हैं, कोई जीरो वैल्यू है। अगर किसी एक बच्चे को आग भी कर दिया और वसीयत में उसका नाम नहीं है तो कोर्ट उसको देगी उसका हिस्सा, उसको देगी। अच्छा आपने ब्रेक में बहुत अच्छी बात की कि असल में हमारा दिमाग में ना, हम जब बच्चियाँ पैदा होती हैं तो हमें बच्चियाँ बोझ लगती हैं। तो जब इन्हीं बच्चियों की जब शादी हो रही होती है तो हमें लग रहा होता है कि अब वो किसी और ने उस बोझ को उठा लिया। ये बड़ा तो ये जो एहसान मंदी हम जो दिखा रहे होते हैं ना दामादों को, बहुत सी दफ़ा वो उस जगह से आ रही होती है कि हम तुम्हारे इतने एहसान मंद है कि तुमने हमारी इस बेचारी बेटी को कबूल कर लिया। तो अगर माँ बाप की नज़र में उस बच्ची की इज्जत नहीं है तो दामाद की नज़र में भी उस बच्ची की इज्जत नहीं होगी। इसीलिए वो अपने इस सिचुएशन को जो वो महसूस कर सकते हैं ना कि मेरी बीवी की इस घर में इतनी इज्जत नहीं है जितनी मेरी इज्जत है, और समहाउ वो इतनी कमतर थी कि मैंने उसको ले लिया अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपने अंडर माय प्रोटेक्शन ले लिया, तो मैंने इनके माँ बाप पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तो अब वो लड़की की इस पोजीशन को बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं उसका, और लेते हैं कि भाई हमने तुमसे शादी की तो हमने तुम्हें ले लिया, तुम इस लायक भी नहीं थी, हमने तुम्हें इस मकाम पे पहुंचा दिया, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कितने परेशान थे। ये वैसे आप मैं पता है मैंने कुछ लोगों को देखा है कहीं जहाँ पर ना बेटियों के ससुराल वालों को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा था ना, टू मच ज़्यादा, तो वो लड़की वालों को फिर वाकई लगता है, वो कहते हैं भाई कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है, तो तुम्हारी कहीं से मंगनी टूटी हुई थी या तुम्हारी कोई शादी की बात खत्म हुई थी जो तुम्हारे घर वाले में इतनी इज्जत दे रहे थे। मतलब अंदरों उनको भी पता होता है कि हम इस काबिल नहीं है, हमें छितर मारने चाहिए थे, लेकिन अगले ने इज्जत दे दी है। तो ये हमने देखते हैं। लेकिन वो गलत फहमी हो, मतलब जाहिर है कि जब आप इतना ओवर करेंगे तो उनके दिमाग में खदशात आएंगे। लेकिन बहुत सारे घरों में लड़कियों की वाकई इतनी इज्जत नहीं होती। उनको वाकई इतना बोझ समझा जाता है कि भाई तुम पढ़ाई करके फिर शादी करोगी, नहीं भाई इतना लंबा नहीं हम कर सकते, हम इतना खर्चा नहीं उठा सकते, या हम तुम्हें जवान बच्ची को हम संभाल नहीं सकते।
सकते। उसके अलावा ना मैंने फातिमा इवन की मैं भी जिस क्लास से मैं आती हूँ, मेरी क्लास फैमिली से मैं आती हूँ, तो हमारे यहाँ तो घर वाले कभी कभी मुझे लग रहा होता है, अब्बू से कहते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही शरीफ है, इतना नहीं होना। आजकल के ज़माने में इतना शरीफ आदमी ना सिर्फ छितर खाता है। तो एक सोच ये है कि कुछ भी हो जाए तो बेटा आप नहीं सॉरी बोलना है। तो अच्छा आप चले आप सॉरी बोल रहे हैं, हम भी आके सॉरी बोल देंगे। अरे भाई क्यों बोलना है सॉरी? तो मुझे कभी कभी लगता है कि माँ बाप ये चीज़ भी करके ना वो चीज़ें खराब कर रहे थे और अपनी बच्ची का ना जिंदगी भर के लिए बिल्कुल। और आई थिंक कि उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैं अपनी कोचिंग में देखती हूँ वो ये होती है कि लड़कियों को चाहे वो किसी भी उम्र की हो जाए, वो औरत बन जाए, उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे ये बहुत छोटी सी एक नासमझ सी बंदी है, इसको क्या पता। तो जब वो बच्ची आके घर पे भी शिकायत करेगी कि मेरे साथ ये हो रहा है या जुल्म हो रहा है, तो बोलेंगे हाँ ये तो बच्ची है ना। दामाद तो बोलेंगे बेटा तुम इसकी बातों का बुरा मत बनाओ। और अक्सर लोग कहते हैं बेटा तुम बताओ क्या हुआ था, इसको तो बताना भी नहीं आ रहा, तुम बताओ, इसको तो बताना तो वो कह रही है मैं बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, लेकिन उसको वो इज्जत नहीं दी जाती, उन लफ्ज़ों को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती कि ये भी पूरी एक इंसान है, शऊर रखने वाली, समझ-बूझ रखने वाली। तो काफ़ी अरसे तक जो यानी मेरे पास 40+ औरतें भी आती हैं ना, वो कहती हैं कि हमें ऐसे महसूस कराया जाता है जैसे हम एक 5 साल की बच्ची हैं जिसके अल्फाज की कोई अहमियत ही नहीं। हाँ, मतलब जो सही रास्ता भी नेविगेट नहीं कर सकती, मतलब ऐसा करते हैं। हमारे साथ याया साहब कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वज़ीर, सबको सलाम हो और हमेशा की तरह बहुत अच्छे सिलेक्शन रहती है आपकी पैनल की। बढ़िया बात सारी ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो कहानी शुरू होती है ना, जब लड़की देखने लड़के वाले आते हैं ना, तो पहली दफा में उनको इतना ज्यादा प्रोटोकॉल दे दिया जाता है कि वो वैसे उनका दिमाग खराब है। भाई एक दफा अगर आपके यहाँ आए हैं तो मैं मेरी नजर में उस हद तक करें कि क्योंकि पता ही नहीं होता कि इसका होना या नहीं होना, तो आप थोड़ा सा आप इत्तेदाल रखें, एकदम से आप उनके आगे पीछे ना। सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात ये है कि जब आप इन्होंने बिल्कुल सही बात की, देखिए इज्जत नफ्स अगर आप अपनी खुद क्रिएट करते हैं ना तो दूसरा आपकी इज्जत करता है। तो आप ये नहीं है कि मुकाबलेबाजी, हर दोनों साइड का बैलेंस होना चाहिए। आपकी अगर आपके किसी चीज पे अगर अब बात आ रही है तो आप अपनी बेटी के लिए भी खड़े हो, और वो अगर जायज बात है तो उसको कहें कि भाई जी आप अपने दामाद से ही बात कर सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, एक चैप्टर है जैसे दामादगिरी वाला। अब दामादगिरी अगर आपने एक्सेप्ट कर ली तो वो तो फिर बादशाह सलामत आके बैठते हैं, जिस तरह वो घरों में बादशाह सलामत आते हैं, दामाद साहब आगे पीछे लोग हो रहे होते हैं, तो जाहिर है वो ये समझते हैं कि शायद मैं बहुत सुपीरियर चीज हूँ, ये मेरे सामने इंफीरियर लोग बैठे हैं। लेकिन अब जो है ना मदिया, थोड़ी सी चीजें चेंज भी होनी शुरू हो चुकी हैं। अब मेरा जो सवाल है ना खासतौर पर शादिया और वजाहत से, ये देखिए अगर आपने शादी की और अगर आप तो पहले तो शुरू में बहुत सी चीजों का अंदाजा नहीं होता, अगर आपको ऐसा दामाद मिल गया जो हर वक्त मैं दामाद हूँ करता रहे और अपनी टांग ऊंची रखना चाहे, आखिर जाहिर लड़की वाले तो बेचारे थोड़ा सा दबते ही रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई दामाद टकर जाए तो आप उसको हैंडल कैसे करना चाहिए, ये मेरा सवाल। ये वैसे आपका बहुत बहुत प्यारा सवाल है। मैं आऊंगी बिल्कुल आपके जवाब पे। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच जी। याया साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा ये कैसे हैंडल करेंगे, फिर हमारे पास केस के बाद भी चली जाऊंगी जी। कैसे क्या हैंडल करना चाहिए ऐसे दामाद को? अच्छा जी, अगर वो बोले मैं हूँ तो शुरू में तो चलो सभी बोलते हैं और सबको इज्जत देने का दिल भी करता है, लेकिन अगर आप इसी मैं के चक्कर में उसको नेगेटिव रीइंफोर्स करते रहेंगे तो वो मैं कम नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा। तो अब हमने ऐसे दामाद को ऐसे डील करना है, उसको थोड़ा सा कन्फ्रंट करने की जरूरत होगी। कर सकते हैं, मतलब ये नहीं कि आप मुंह पे उसको कुछ जाके बोलें, लेकिन उसको इज्जत देना थोड़ा कम कर दें। आप उसको एक नॉर्मल पैटर्न पे डील करना शुरू कर दें तो हल्के हल्के वो भी फ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको हमेशा की तरह डर के मारे करेंगे तो वो बढ़ेगा, क्योंकि क्लाइंट्स, अब मेरे मुंह से पेशेंट ही निकल जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके रवैये को मजबूत करने में हमारा अपना हाथ बहुत ज्यादा होता है, तो आप उसको थोड़ा रोकें। हम इनेबलर बन जाते हैं। एग्जैक्टली। जिस तरह से मर्द औरतों पे ये दबाव डालते हैं ना कि हम तुम्हारी अम्मी से शिकायत कर देंगे फला तो दामादों का एक रोब बन रहा है। तो ऑपोजिट भी करना चाहिए कि लड़की अगर अपने माँ बाप से कुछ कहे तो उन माँ बाप को अपने दामाद को कॉल करके ये बोलना चाहिए कि बेटा ये आपने किया है, ऐसे किया है। अच्छा अगर वो ना सुने तो फिर बोले कि फिर तो हमें आपके माँ बाप से मिलना पड़ेगा ना, इस बात को तो हम छोड़ नहीं सकते, ये बहुत अहम बात है, हमारी बेटी हमारे लिए बहुत अहम है। खाली इतना भी अगर हम बोल देना तो उस बेटी के लिए बहुत आसानियां पैदा हो जाती हैं। बहुत मदिया इस वक्त जो है ना, जो इस वक्त नई जनरेशन है, ये जेनजीज हैं, और ये हम लोग भी उनके साथ ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी है। जस्ट इग्नोर इस तरह के लाडले दामादों को ना आप आहिस्ता आहिस्ता इग्नोर करना शुरू करें, वो खुद सेटल हो जाएंगे कि यार चलो ठीक है, अब मुझे नॉर्मल हो जाना चाहिए। लेकिन वो उसको अगर कन्फ्रंट करेंगे, उससे ज़बरदस्ती करेंगे तो वो आपकी बेटी को भी तंग करेगा, चिढ़ाएगा भी। यहाँ पर थोड़ा सा ना बेटियों का भी रोल होता है
कि बच्चियों को भी अपने हस्बैंड को थोड़ा सा समझाना चाहिए कि बस आप थोड़ा कम कर दें, अभी बहुत साल हो गए, मेरे माँ बाप की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना ज़्यादा आपके लाड उठा सकें। तो इग्नोर इज़ द बेस्ट वर्ड फॉर दिस। भी आपने बिल्कुल से बात की कि ज़रूरत नहीं कि आप उसको कन्फ्रंट करें। हमारे साथ अस्मा यहाँ पे कैसे? अस्सलाम वालेकुम अस्मा जी। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं सबकी बात सुन रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा, सबकी बातें बहुत अच्छी लगी। सबसे ज़्यादा मुझे इनकी और आपकी भी, क्योंकि जब ये बातें सुनो ना तो हम जिसके साथ कुछ ट्रेजेडी भी होती है तो उसको ऐसे लगता है कि बस ये लोग ऐसे ही सुना रहे हैं या ऐसे ही बता रहे हैं, लेकिन देखा भी होता है कहीं कि वाकई बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। क्या ट्रेजेडी है उसमें जी? मेरे साथ ये हुआ कि मेरी एक बेटी है, इकलौती बेटी है, उसका रिश्ता आया, बज़ाहिर बहुत अच्छे लोग थे और जब वो लोग आए और देखने में बहुत मुझे असर सुख वाले लगे, इज़्ज़त देना, तो हमारा भी वो कहते हैं ना बेटी वाले तो देते ही इज़्ज़त हैं कि भाई इज़्ज़त देने की हमारी बच्ची अगर अल्लाह करे कि इन्हीं से निस्बत हुई हुई है, इधर ही हमारी बच्ची का नसीब भिड़ा हुआ है, तो हमने तो इनकी इज़्ज़त ही करनी है। लेकिन बाज़ लोग इज़्ज़त के साथ साथ हमारी इज़्ज़त को ले जाकर पामाल करते हैं। वो ही बात में मेरे दामाद में बज़ाहिर बहुत अच्छे थे, बहुत इज़्ज़त से हमारी बच्ची को ब्याह के लेके गए, लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद ही मेरी बेटी का जहेज़ भेज दिया पूरा। जिस मेहनत से, जिस मशक्क़त से मेरे शौहर ने मैंने उसको दिया था, उसने एक सामान भेज दिया ये कहकर कि मैंने तो अलग घर लिया था और ये कहा था कि मैं बाद में घर वालों के साथ आ जाऊंगा और इससे अच्छा सामान ले लेंगे। बज़ाहिर बहुत अच्छा, माशाल्लाह मैं क्या कहूँ, मेरे दामाद इतने खूबसूरत, इतने हैंडसम, इतने अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट, लेकिन उनकी बातें मेरे ख्याल में हम मिडिल क्लास वालों से भी नीचे, मारते अच्छा, पहली पीटना, बात ये तो सब ये जो डिग्रीज है ना, इनको आप तालीम का मायार मत समझे। हाँ, ये नहीं है। और वो 4 महीने बाद वो सामान भेज दिया। जब मैंने बेटी से पूछा तो आपने बेटी नहीं पूछा उनसे कि सामान क्यों बेच रही जी हैं? मैंने पूछा ना, मैंने उन्होंने क्या बेटी जवाब से दिया? कहा, बेटी कहने लगी अभी मेरी खुद समझ नहीं आया, मैं कहती रह गई क्यों क्यों क्यों, तो लेकिन जब किसी सामान बात बेचे तो उसका पैसा वो कहाँ खर्च करना था? बताया ही नहीं ये सब, बस कि भाई भेज- बस सामान भेज बेचो दिया, है, बस भेज दिया। बेच रहे हैं। असल में बात ये हुई कि बाद में हमें ये उनकी बातों से लगा कि एक जो होते हैं ना अपने बेटों को ये तो सिखाते नहीं है कि तमीज़ और तहजीब तरबियत क्या चीज़ है, लेकिन उन्होंने कमाने का रास्ता नहीं बताया हुआ होता अपने आपका दामाद कुछ नहीं कमाता था? नहीं, वो समझ लें आपने एक तरह शादी से क्यों की, मुझे बताएं। आपकी इकलौती बस बेटी। बज़ाहिर तो उन्होंने बहुत कुछ बताया, ये करता है, ये बहुत करता कुछ है, बताया इस तरह करता है, उस दुकान पे इसकी पार्टनरशिप थे और ये इतने पैसे कमाते हैं, तो हमने यही सोचा बच्ची कम से कम खुश रहेगी। लेकिन उससे सारा सामान बेच दिया। जब हमने पूछा तो बहुत अक्कड़ से, क्यों भाई आपने तो दे दिया था, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, हमारा ही था, किसके लिए दिया था, संभाल लें ना आपकी बेटी को। 4 महीने में आप इतना कुछ उन्होंने मेरी बच्ची के साथ किया। बाद में वो लड़ी, जैसे कहते हैं ना आपने ऐसा कर दिया, मेरी माँ का दिल दुखा, मेरे बाप का दिल दुखा कि इतनी मेहनत से करा, तो उसको इतना मारा पीटा, यानी उन 4 महीने 5 महीने में उसको इतना मारा पीटा। फिर अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे दी, बेटी हो गई, तो हमने सोचा कि चलें बेटी हो गई अब संभल जाएगा। बाज़ लोग होते हैं अक्सर मुझे लगता है कि हमारी बेटी तो नहीं संभाल सकी, शायद इसकी अपनी हाँ, बेटी बेटी संभाल की सकी। वजह से अल्लाह ताला संभाल दे, लेकिन बेटी हुई तो लो और उसके खर्चे बढ़ गए। लेके आओ अपने घर से, जब वो हमारे घर से जैसे राशन वाशन नहीं लेके जाती थी तो मारता पीटता था, पैसे नहीं लेके आ रही मारता पीटता था, ये चाहिए वो चाहिए। लाइफ बहुत परेशान हो गए थे हम लोग। यानी ये आखिर में यह आ गया कि हमारी बाइक थी बेटे की, वो बेच के मैंने थी उसको, और फिर भी उसने कोई जुल्म तोड़ने से अभी आपकी बेटी की करंट सिचुएशन क्या है? ये वो बहुत परेशान रहती है उन्हीं के और साथ- उन्हीं के साथ है। वो यही कहती है कि 2 बेटियां हो गई ना, दो तो बेटियां वो हो ये गई। कहती है कि अम्मी आगे जाके ना कोई ये तो कहेगा नहीं, ये कहता है कि इन बेटियों के मुँह से घर बसा के रखती। मैं वैसे सब लोगों से एक चीज़ ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अक्सर हमें ऐसा लग रहा होता है ना, जब लड़का लड़की में केमिस्ट्री नहीं होती तो हम कहते हैं कि जब इसमें बच्चा हो जाएगा ना तो फिर एक ऐसी पर्सनालिटी ऐड हो जाएगी, इस ख़ानदान में कैसा रिश्ता ऐड हो जाएगा कि उसकी वजह से ना ये दोनों मियाँ बीवी ठीक हो जाएंगे। उसके लिए शायद ये रिश्ता निभे। जिस रिश्ते ने नहीं निभना होता ना, वो नहीं निभना होता। खुदा के लिए उसके अंदर मज़ीद जाने ऐड करके उन बच्चों की ज़िंदगियाँ मिजरेबल मत बनाएं, क्योंकि होता है कि जब अगर वो जो उनकी अल्लाह आपकी
नवासियों की बहुत प्यार नसीब करे, लेकिन वो बेटियां जो कि घर में बहुत टॉक्सिक माहौल देती हैं, यकीन माने वो भी किसी ना किसी टॉक्सिक बंदे का इंतखाब करती हैं, वो उसी ट्रैप में जाके वापस गिर जाती हैं। तो अगर उनके लिए कंफर्ट जोन है और इसके क्योंकि उन्होंने अलावा- वही देखा है। इसके अलावा ओके, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि वो कंफर्ट जोन। इनकी बेटी ये सोच रही होगी, अमूमन ये सोच होती है कि अगर सर पे बाप नहीं होगा तो बच्चियों की शादी कैसे होगी और बच्चियों का नसीब होता कैसा होगा। तो उसके सर पे भी तो बाप था आपकी बेटी के सर पे। तो ये सोच बिल्कुल गलत है। स्टैंड लें, अलहदगी करें, बजाय इसके कि बच्चियां वही टॉक्सिक एक माहौल और में बात बढ़ें। ये सही कि बात है। हमने उसको दोबारा से बाइक बेच के जो पैसे दे दिए तो हम उसको Fuel फीड कर कर रहे रहे हैं, हम हैं। फ्यूल कर रहे हैं। कुछ लोग शादी से पहले ये करते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि जब वो लोग आए तो हमने दुआ की, हमें बहुत इन्होंने प्रोटोकॉल भी दिया होगा। जब उनको इतना बिछना दिख जाता है, इतना खाना पीना दिख जाता है, कहीं ना कहीं दबे लफ्जों में जिस क्लास के भी जो आपकी हैसियत होती है, आप कहते हैं कि हमारा एक छोटा सा प्लॉट है या हमारी बेटी के नाम पे ये सब कुछ है, तो उनके सारे 14 तबक रोशन हो गए, उनका दिमाग काम करने लगता है। अगर वो ऐसा नहीं भी होता निकम्मा निखट्टू, तो वो कहता है कि गरीब से मेरे ससुराल वाले, मासूम से बेचारे, इनको तो मैं बैठ के सारी जिंदगी खाऊंगा, मुझे क्या करना है। तो वो तो कहता है आने वाली लक्ष्मी को वेलकम करने के लिए वो बैठ गया, और वो कहता है बच्चे तो हो रहे हैं, कोई बात नहीं, उन बच्चों की जिंदगी तबाह हो रही है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे वो 2 हो जाएंगे चाहे वो 4 हो जाएंगे, उसने कुछ काम नहीं करना अब, क्योंकि उसको तो ये लत लग चुकी है ना। बिल्कुल, ये लत हमारी शायद पूरे मुल्क में है बेगिंग की ना, कि हमें अब शर्म भी नहीं आती मांगने में। ये जो सबसे बड़ी बेगैरती है। लेकिन ये बाज बेटियाँ ये भी सोच के रहती है ना, जैसे कि उसमें हम मेरी बेटी भी है कि मेरे माँ बापों की इज्जत। तो माँ अब बाप, अच्छा, तो आपको लगता है कि आप लोगों की इज्जत, वैसे मुझे बताया, मुझे ब्रेक पर जाना है, कि आपको लगता है कि आपने घर की बेटे की आपने बाइक बेच दी तो आपको लगता है आपकी इज्जत है? हमने तो यही सोचा ना कि थोड़ा इसमें बदलाव आएगा, समझ आ जाएगी, लेकिन आपने उसने दोबारा इतना मारा कि अब उसका वो हाथ गाड़ी तोड़ मांगेगा। दिया। तो मुझे बताएं, उसके हाथ की आपकी हड्डी तोड़ बेटी, दी। आप लोगों को खुद, फिर माँ बाप को खुद अपनी इज्जत महसूस होती है कि जब आपको पता हो कि आपकी बच्ची घर में पिट रही है? ये जब हमें बाद में पता चलता है तो बहुत अफसोस होता है, नहीं, लेकिन जब वो सामने होता है ना, यकीन करिए इतना बिच के बात करते हैं ना, हम कहते हैं कहीं शायद हमारी बच्ची की भी कोई बात हो, इतने नीच। लेकिन जब सामान बेच रहा था उस वक्त उन्होंने बड़े भरम से कह दिया कि मेरा सामान मेरा था, और उनके मैंने कहा भाई कमालेगा, मर्द है, और कोई ये हमेशा और फिर ये इतना थोड़ी- इतना सॉरी टू से, लेकिन फिर मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन फिर उनके राशन के लिए आपने अपनी वो बच्चे की बाइक बेच दी। वो या फिर आप लोगों को भी देखना है कि आप लोगों की इज्जत कहाँ है, अपनी इज्जत को भी जरा, यही कह रही हूँ, ऐसे हम ही लोगों को तो हम वो खराब तलाक नसीब के नाम करते को हैं। इज्जत समझते हैं कि तलाक हो जाएगी तो हमारी इज्जत ऐसा खत्म हो ही है, जाएगी, बात लेकिन बात पे वो यही कहता है, मैं छोड़ दूंगा, मैं तलाक दे दूंगा। तो आप वो फिर ज्यादा आप बेहतर कह रही था। कि वो आपके पास आके अगर प्यार से बात करता है तो फिर आप आप दिख लोगों जाती को हैं। भी सोचना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ ले रहे पे हैं माँ बाप की बहुत जनाब, बड़ी बच्चियों को गलती अपनी मत ट्रैप करें खुदा के लिए। और बाकी जिन्होंने बात की ना कि एक वो तलाक के नाम से आपकी इज्जत अटैच नहीं होती, प्लीज ऐसा नहीं है। छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं ज़रा आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर जगहों पे दामाद अपनी वाइफ के पेरेंट्स से बहुत जो जहाँ पे फरमाइशें करते हैं, और अगर फरमाइशें जब उनकी पूरी नहीं होती या कोई भी उनकी ऐसी चीज़ उनको बुरी लगती है तो वो उनको तलाक की धमकी देते हैं, बार बार तलाक की धमकी देते हैं। जैसे उन्होंने अपना वाक़या भी बताया कि केस में कैसे कि 12 साल बच्ची ने माँ बाप की शक्ल नहीं देखी, सिर्फ जनाजे भी देखने के लिए गई क्योंकि दामाद की ईगो हर्ट हो गई थी। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है अगर वो बार बार तलाक की धमकी दे रहा है आपका दामाद? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कानून, पहले तो मैं इस बात का जवाब दे देती हूँ आपको कि ये जो 12 साल शक्ल नहीं देखनी थी, कानून हर शख्स को अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने की इजाज़त देता है। अगर वो लड़की चाहती है तो कानून का सहारा लेके एक एप्लीकेशन लगा के किसी से रब्ता करके अपने पेरेंट्स से मिल सकती थी और कानून उस लड़की को ही फेवर करता। खुद स्टैंड नहीं लिया, वो उसकी अपनी मर्जी। वही तलाक के रेसिडेंट ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे। और दूसरा 2012-13 में बड़ा अच्छा हमारा डोमेस्टिक वायलेंस का एक एक्ट पास हुआ है। उसके तहत अगर आपको चलते फिरते भी कोई मतलब ताना दे रहा है या डरा रहा है, हरास कर रहा है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा या तुमने ये किया तो तुम्हें तलाक हो गई, यहाँ तक कि आपकी सास, आपकी नंदे भी आपको किसी भी किस्म का कोई धमकी तड़ी नहीं लगा सकती। ये सब इलीगल है और इसमें बाकायदा आपको जो है कानून प्रोटेक्ट भी करता है। और अगर कोई लड़की जाके थाने में कहीं भी सिर्फ एक एप्लीकेशन लिख के देगी, वर्बली भी, कि भाई मुझे ये शख्स हरास कर रहा है, मेरा हस्बैंड हरास कर रहा है, मेरा ससुर हरास कर रहा है,
तो SHO या कोई भी थाने वाला उससे क्वेश्चन नहीं करेगा कि भाई तुम मुझे सबूत ला के दो। सबूत प्रोवाइड करना, सबूत ढूंढना SHO का काम है, वो उसी वक्त FIR काटेगा। खवातीन के कानून बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अक्सर जगहों पे तो वो प्रेशराइज भी करते हैं और वो FIR नहीं काटी जाती है। बहुत सारी खवातीन केस में भी वो कहते हैं अगर हम जाके बताएं तो वो क्या, और अक्सर जगहों में बासर अगर मियाँ हो तो वो तो नहीं कटने देता FIR, नहीं कटने देता, तो उसके लिए कानून का सहारा लिया जाता है। अभी मैं बता रही हूँ, एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मैंने पिछले दिनों डोमेस्टिक वायलेंस के केस में मियाँ बीवी निकाह में हैं, मैंने FIR कटवाई है। उसमें सेम सिचुएशन थी, थाने वाला FIR नहीं काट रहे थे, वो लड़की बेचारी विक्टिम जो है एक्यूज बनी खड़ी होती थी और वो लड़का बैठा होता था थाने के ऑफिस में। हमने DJ पे एप्लीकेशन लगाई है, इसको 22A कहते हैं। ये आपकी FIR के लिए एक एप्लीकेशन होती है और इसके साथ हम 22B भी दाखिल करते हैं कि इस लड़के के खिलाफ FIR भी काटी जाए और लड़की को प्रोटेक्शन भी दी जाए। कानून आपको प्रोटेक्शन भी देता है, फौरी तौर पे ऑर्डर होता है और वो लोग पाबंद होते हैं FIR काटने के। उसके बाद सबूत सारी ये लोग खुद ढूंढते हैं। तो पाकिस्तानी कानून में खवातीन की बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि ये दौरानी एप्लीकेशन लगी, मियाँ को पता चल गया कि वाइफ ने एक एप्लीकेशन डाल दी है, उस दौरानिए से लेके जब तक वो चीज़ें प्रोसेस होंगी, एक्शन में जाएंगी, उस दौरान क्या औरत के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ होता है? बिल्कुल, मैं बताती हूँ। ये जो 22AB की मैं बात कर रही हूँ ना, ये चूँकि एक हरासमेंट का है, नोटिस भी जाता है उसको। ये चूँकि हरासमेंट का है, ये विदिन अ वीक प्रोसेस है। इसमें हम 2 दिन और 3 दिन की भी डेट्स ले सकते हैं। ये इसमें जान को खतरा है ना। एग्जैक्टली। लेकिन 99% ऐसा होता है कि थाने की एक एप्लीकेशन जाने के बाद आदमी ठंडे हो जाते हैं, बिल्कुल ससुराल वाले ठंडे हो जाते हैं, फिर कोई लड़की को परेशान नहीं करता। ये अभी थोड़ी देर पहले एक खातून जो बैठी थी, अलबत्ता तैयारी जरूर हो रही थी कि अब इसको फारिग कैसे करना है। ये तो घर की इज्जत को प्लान करेंगे। अब तो इस घर की इज्जत को बाहर ले गई है। ये एक बहुत बड़ा स्टैंड होता है कि लड़की कोर्ट तक जा रही है। ये हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी चीज है। जी। तो अगर आपको आपका हस्बैंड चलते फिरते भी हरास कर रहा है तो आप जाइए थाने में एप्लीकेशन लगाएं, कोर्ट जाएं, पहले कोशिश करें कि घर के बड़े इस मामले को हल करें। मैं इनके जवाब दे दूं, इसमें डायरेक्ट FIR ही नहीं हो जाती है, उसमें पहले बुला के उसको समझाया भी जाता है। जब एक नोटिस जाता है लड़के या लड़की के पास तो उसको बुला के पूछते हैं भाई क्या मसला, आगे बात करें। नहीं, इसमें डायरेक्ट FIR है। नोटिस नहीं होता पहले इसमें। नोटिस में दोनों का स्टेटमेंट लिया जाता है। हाँ। लेकिन जब हरासमेंट की बात आ जाती है ना, तो लड़की की बात को प्रेफर करेगी कोर्ट। ओके। बाकी जितनी चीजें हैं वो सबूत ढूंढेगा हमारा SHO या उसका आयोग। लड़की ने कह दिया तो बात खत्म हो गई। हाँ, जब खुला का मुकदमा होता है, जब आपस में उनकी हरासमेंट चल रही है, खुला के मुकदमे मोस्टली हरासमेंट के बाद ही खुला का मुकदमा होता है, उस वक्त जज समझाता है दोनों को अकेले बिठा के कि भाई ये मामला सॉर्ट आउट कर लो। प्रायोरिटी हमारी भी ये होती है कि आपस में मियाँ बीवी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे जिंदगी गुजारे, शादी खत्म ना हो। लेकिन जब ये डोमेस्टिक वायलेंस का आ जाता है और जब मारना तो किसी सूरत हम लोग तो बर्दाश्त ही नहीं करते हैं बिल्कुल। और FIR और मार तो बर्दाश्त होनी भी नहीं चाहिए। वो तो सबूत इटसेल्फ मिल जाता है ना, कुछ ना कुछ ब्रूज वगैरह। लेकिन हमारे यहाँ खवातीन ऐसी होती है जो अब जाके मुकदमा दर्ज भी कर लेते हैं और बाद में मियाँ अगर जरा माफी मांग लेते तो बहुत सारी मैंने ऐसे देखे डोमेस्टिक वायलेंस के केस जहाँ पे बीवियों को बुरे तरीके से मारा है, लेकिन बाद में फिर वही वकील फिर आगे कहते हैं कि बीवी कहती है जी हम पीछे मैं केस अपना वापस ले रही हूँ, मैं अपने मियाँ के साथ घर वापस जा रही हूँ। तो ये लड़कियाँ भी ना थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल जल्दी हो जाती, तो ये लड़कियों को भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए। फिर अपनी इज्जत, सेल्फ इस्टीम की अगर शायद बच्चियों के अंदर थोड़े बहुत इंजेक्शन लगाए जाए। मैं ये नहीं कह रही बच्चियाँ खुदसर हो जाएं, बदतमीज़ हो जाएं और बच्चियों के अंदर हो जाए कि नहीं हमने तो घर बसाना ही नहीं है। लेकिन उनको इतना पता होना चाहिए कि भाई अगर अगला आपको बहुत ही रोन दिया ना, अगले ने आपको ज़लील ही कर दिया है, तो अपने लिए आवाज़ उठाना आपको आनी चाहिए। बाउंड्रीज की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के पेरेंट्स स्पेशली, और बच्चों के लिए सबको अपनी बाउंड्रीज का पता। या तो अपने बच्चों कहते तुम अगले की बैंड बजा के आ जाना। मैंने ऐसे माँ बाप भी देखे, वो बच्चों को ऑलरेडी बता रहे कि सामने वाली जो है ना वो चौकी पे है, वो अगला आपकी उनके साथ जंग है। ऐसी भी नहीं बात। अंग्रेजी में हम कहते हैं अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। यानी एवरीथिंग इन इट्स प्लेस इज फाइन, उससे ज्यादा तजावुज भी ना करें और कम भी ना हो। हाँ ना, इदारे अपने हदूद में रह के काम करें। अच्छा, हमारे से यहाँ पर एक और केस मौजूद है। लुबना जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी लुबना जी, मेरा मसला दामाद का है। जी कि जाहिर है घर के बड़े दामाद थे और उस वक्त तक मैंने और बच्चियों की शादी भी नहीं करी थी। घर के बड़े दामाद थे और हमारे हस्बैंड ने और हमने यही समझा कि ये दामाद जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो उस वक्त हम भी इतनी जांच नहीं रखते थे कि हम अपने घर के जायदाद के या उनके काम के, या ये भी नहीं पता था ना कि हमारे हस्बैंड बीमार हो जाएंगे या कुछ वो हमारा साथ छोड़ देंगे जल्दी, ये भी नहीं पता था। ये तो किसी को भी नहीं मालूम होता। बहरहाल हमने अपने दामाद को बहुत
अच्छा समझ के सब करके, अपने बड़े बेटे की जगह समझ के, क्योंकि उसका बच्चा भी छोटा था मेरा, तो हमने उसको अपना बहुत अच्छा जाना, सब किया। आखिर बस ये हुआ कि मेरे शौहर की डेथ हो गई। उसके बाद उसने अपना रंग रूप दिखाना शुरू किया। हमने कभी, इनके 2 प्लाट थे, मैंने कहा बच्चियों की शादी करने का टाइम आ रहा है, तो मैंने कहा वो 2 प्लाट हम फरोख्त करते, पता चला वो भी हमारे नहीं हैं। फिर इनका जो काम था, हमने कहा चलो उसमें अब बच्चा इस काबिल होता जा रहा है, तो पढ़ाई के साथ साथ ये वहाँ थोड़ा सा बैठेगा, थोड़ा सा इसको भी जाँच आएगी, उसको उससे भी वो कर दिया गया कि नहीं अभी तो ये छोटा है, इसे रहने दीजिए, अम्मी मैं, जी अम्मी मैं संभाल लूँगा, कोई मसला नहीं है ऐसा, कारोबार है। चलें भाई, हाँ चलें ठीक है, कोई बात नहीं। अब आखिर में ये होता है कि वो जो जिस घर में रहते हैं उसके कागजात तलब किए, तो वो कह रहे हैं कागजात तो मुझे अब्बू ने दिए थे, मगर अब आप क्या करेंगी उनका। तो मसला ये है कि चीज़ हमारी है, हड़प करके बैठ गए। हमारी सब चीज़ तो आपने ले ली। अच्छा, वो जो आपके 2 प्लॉट्स है, ऐसा हो सकता है कि वो अगर इनके पास कागजात आ जाए फोर्ज करके डॉक्यूमेंट्स? कुछ नहीं हो सकता। नहीं वो तो आप फिर सिंपल जाएं कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएं। इलाका भी अनथराइज था ना, मतलब उसमें कोई लीज वगैरह का कोई भी नहीं है, नहीं कुछ नहीं ऐसा। फिर भी अगर कच्चे स्टैम्प पेपर पे भी खरीदा हुआ है ना, लीज नहीं भी है, तब भी आप कोर्ट में जाके प्रोवाइड करें। अगर आपके पास फोटोकॉपी नहीं है तो आप कोर्ट से कहें, कोर्ट खुद रिपोर्ट कॉल करेगा। और अगर वो आपके हस्बैंड के नाम का है ना, तो आपके दामाद को बाहर करेगा। अगर आपकी बेटी हयात है तो आपकी बेटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने अपना हिस्सा लेना है या नहीं लेना है, तो कर सकते हैं एप्लीकेशन। तो अच्छा, अभी क्या करंट क्या सिचुएशन है? बस अब ये है कि देखिए ना, अब आप चलें ठीक है, आपने इतना कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, सितम ढा लिया, बाकी अब रहने दो। तो अब यही है कि जिस जगह रिहाइश है हमारी, उस जगह का भी यही है कि उसका कोई कागज़ पता नहीं। मैंने कहा इन्होंने कहाँ रखे, तो तुम्हें तो बताते थे, तुम्हें सारी चीज़ देते थे, तुम बेटा मुझे बताओ, ताकि वो ये ज़ाहिर है बिजली का बिल पे या गैस के बिल पे तो मेरा ही नाम आना चाहिए। तो मैं ही हूँ ना अब तो उसी वारिस। तो किसका नाम आता है? मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो मैं हुई ना। जी। तो वो कह रहे नहीं, वो आप रहने दीजिए, उस बात को भी छोड़े, बिल अभी तक हमारे शौहर के नाम पे ही है। तो उनकी डेथ हो गई, तो अब मतलब ये कि अब हमें अब अगर जायदाद फरोख्त करनी है, मुझे मजबूरी है कि मुझे बच्चियों की शादी निपटानी। तो ये कर सकती है, क्या कर सकती है? अगर उनके पास बिल से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के भी नाम पे आ सकता है। असल जायदाद आपके हस्बैंड के नाम की है, बिल आ रहा है एक पॉजिटिव है, उस बिल को लेके आप कोर्ट में चली जाएं। कोर्ट खुद पूरी रिपोर्ट कॉल करेगा। जो इस तरह की सोसाइटीज होती हैं ना, जो लीज नहीं होती हैं, उनका कोई ना कोई रिकॉर्ड होता है हमारे पास। तो कोर्ट में भी रिकॉर्ड है, सेंट्रल में भी रिकॉर्ड है इन सबका। आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए, दामाद को निकाल दिया जाएगा। अच्छा, कोई पेपर नहीं है ना, गवाहों की बिना पर भी निकाल दिया जाएगा दामाद को। जी गवाह तो है, बिल्कुल गवाह है, तो गवाहों की बिना पर निकाल दिया जाएगा। सही। तो इसका मुझे वो पता नहीं था ना, इसीलिए मैंने आज यहाँ आके मैंने कहा आप बिल्कुल पूछें। मुझे ये बताएं, ये भी कितना ज़रूरी है। देखिए, ऐसी कोई भी चीज़, घर के कागजात हों, बिजनेस की कुछ भी ऐसी फाइनेंशियल चीज़, फिजिकल ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या इसके लिए सूटेबल, जितना भी आपके दामाद आपके भरोसेमंद हो, क्या उनको नॉमिनेट करना चाहिए आगे इसके लिए? मेरे ख्याल से रिश्ता ख़राब करने वाली बात है ये। अगर आप प्यार मोहब्बत काफ़ी नहीं है इस रिश्ते में, जो मज़ीद गुड़ डालने के लिए आप इसमें पड़ जाएं, तो इससे खराबियाँ बनती हैं। पैसा चीज़ ही ऐसी है, लालच बनाता है इंसान का। आप भाइयों में प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है कि लोग बेचारे बड़े सीधे होते हैं, उनको लगता है कि हमारा दामाद आ गया है, बेटा जैसे हम इसको जिम्मेदारी देंगे। वो जिम्मेदारी बड़ी अननेचुरल होती है। वो कभी भी उस तरीके से ईमानदारी से नहीं करेगा, बल्कि वो आपकी बेटी से प्यार भी कम करना करेगा। उसका प्यार कम हो के जनाब उसको मटेरियलिस्टिक, कंडीशनल, कभी कुछ अच्छा बुरा, तो पता चला कारोबार में कोई मसला, आप सोसाइटी जी ने दामाद को डांटा, उसने घर आके अपनी बीवी को डांटा कि तुम्हारे अब्बा मुझे डांट रहे हैं, तो एक चेन रिएक्शन है ये। तो बेहतर यही है आप उसको पैसे के मामले में इन्वॉल्व ना करें। अगर आपको इन्वॉल्व करने का इतना ही शौक हो रहा है, आप अपनी बेटी को कर दें। हाँ, बेटी को आपका खुद मुख्तार बनाएं। बिल्कुल, जो आपकी पाइपलाइन हो वो ये हायरार्की होगी, तो वो डिपेंडेंसी बीवी पे आएगी। हाँ, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सी दफ़ा आई थिंक हमारे यहाँ माँ बाप की एक जो ये ख्वाहिश होती है ना कि हमारा बेटा हो, उसको वो अपने दामाद में ढूंढते हैं, ठीक है, और भूल जाते हैं कि बेटी भी उतनी ही केपेबल है कि वो कागजात, बिल, पैसों का हिसाब, अकाउंट्स मर्दों से बेहतर कर सकती है। तो मेरे हस्बैंड जो हैं, मेरी बेटियां मतलब जब से 12-13 साल की थी, जब से उन्होंने अपने घर के अकाउंट्स बच्चियों से कराना शुरू कर दिए कि बेटा आप हिसाब रखें, घर में सैलरीज दें, क्योंकि बच्चियां हमारी स्कूल में उनकी कारकर्दगी लड़कों से बहुत सी दफ़ा बेहतर होती है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये सोच होती है, बिल्कुल, ये सोच के पैसे के मामला, बिजनेस के मामला लड़कियों के नहीं है।
ये सोचकर हम दामादों को वो पकड़ा देते ना, क्योंकि हम सोचते बेटी कहाँ करेगी, बेटी तो बच्चे में है घर में, लेकिन बच्चों का जहन उनसे भी अच्छा होता है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है ना कि अब हमारे पास एक बेटा आ गया, अब ये हमारी बिजनेस देखेगा या ये हमारी दुकान देखेगा, क्योंकि हम तो बेचारे, हमारी खाली बेटियां हैं। फातिमा, मैंने तो बहुत से ऐसे घरों में देखा जहाँ पे बेटियां भी होती है, बेटे भी होते हैं, लेकिन उस घर की बेटियां ही जो है ना, वो असल में वो जो गेम चलाने वाली होती हैं शो में, वो बेटियां ही होती हैं, वो चीज़ें कर रही होती हैं। आपने एक तवक्कुल की बात बड़ी अच्छी की थी कि जब मुश्किलात वगैरह कोई आती तो हम, क्योंकि तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पे हमें इतना है नहीं, हम लोगों के अंदर ही बिल्कुल। आई थिंक कि यहाँ पे जो लोग शो देख रहे होंगे उसमें कई ऐसी खवातीन होंगी जो सोच रही होंगी कि वो क्या करे जिसका बाप नहीं है, वो क्या करे जिसकी माँ नहीं है, वो क्या करे जिसका ख़ानदान उसके साथ नहीं खड़ा है। बहुत ही दफ़ा वो बच्चियाँ होती हैं जो अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेती हैं, तो फिर उनके ऊपर दोनों तरफ से एक प्रेशर आता है, तो उनका मुंह बंद हो जाता है। वहाँ पर हमेशा इंसान को ये सोचना चाहिए कि अगर आप सच पे हैं और आप हक पे हैं, अल्लाह ज़रूर आपके लिए रास्ता निकालेगा। और उसकी जो सबसे बड़ी दलील है ना, वो मैं बताती हूँ कि सूरह तलाक की जो सेकंड थर्ड आयत है, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, यानी जिसने अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह से तकवा रखा कि अल्लाह ताला ही हमारे देखने वाले गार्डियन है, तो अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे लिए वहां से रास्ता खोलूंगा जहां से तुम सोच भी नहीं कर सकते, और तुम्हें ऐसा दूंगा जो जिसका तुम हिसाब भी नहीं रख सकते। तो ये हमारी किताब में पूरी सूरह तलाक दी ही इसलिए गई है ताकि औरतों की वो इज्जत रीइंस्टेट हो सके कि जब तलाक होती है या खुला होती है तो उसमें बेइज्जती औरत की नहीं है, बेइज्जती तो मर्द की है। कि रसूल ने हमारे मर्दों पे ये जिम्मेदारी डाली कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अगर वो कव्वाम बनके, पिलर्स बनके औरतों की प्रोटेक्शन, प्रोविज़न, यानी उनका नान नफ़का, उनकी हिफाजत नहीं कर सकते, तो ये दाग या धब्बा या बुराई मर्द का है। ये औरत की कमी नहीं है इसके अंदर कि औरत को जरिया बनाया जाए कि तुमने हमारी इज्जत पानी में मिला दी या इस तरह से। अच्छा, सोसाइटी का वर्ड पता तलाक के वर्ड से भी कितना खौफजदा है कि अगर आप उनको ये बोलेंगे ना आप सूरह तलाक को जरा तर्जुमे के साथ और तफसीर के साथ पढ़ें तो लोग कहेंगे ओहो ये हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं कि पता नहीं क्या मतलब ये भी तो कुरानी का हिस्सा है, कुरान में ना, तो लोग इतने खौफजदा हो जाते। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ पर हर चीज़ को, क्योंकि हम एक तो खवातीन वैसे तो जब बच्चियाँ पैदा होनी होती तो हम डर रहे होते हैं, लेकिन हम हर इज्जत वाली चीज़ को बच्चियों से जोड़ देते हैं। मतलब जिंदगी में आपने जो भी किया उससे आपकी इज्जत कहीं ऊंची नीची नहीं हुई, लेकिन आपकी बच्ची कुछ कर देती है या आपकी बच्ची को तलाक हो जाती है तो खतरे में पड़ जाती है हमारी। चाहे आपका दामाद आपके घर का सारा सामान बेच दे, आपकी बच्ची का जहेज का सामान बेच दे, आपकी बच्ची को तलाक की धमकियां दे, आपकी बच्ची को मारे पीटे, अपने घर का राशन तक आपसे कहे, लेकिन क्योंकि आपकी बच्ची उसी आदमी के साथ उस घर में बसी हुई है तो आपकी इज्जत बरकरार है। अपनी इज़्ज़त की डेफिनेशन को थोड़ा ठीक कीजिए। अल्लाह पाक आप तमाम तो लोगों की इज़्ज़तों की हिफाजत करे, शाद रहिए, आबाद रहिए, पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी की तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।